हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुमति ने प्यार से रुद्र का सिर पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। तीसरी बहन, ये केवल बच्चों के बीच की कुछ चंचल झड़प थी, ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। गुस्सा करना बेकार है, आखिरकार वे दोनों तो बच्चे ही हैं। अभी हमें श्याम के घावों को भरने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुमति के शब्दों पर अभी भी काफी गुस्से में होने के बावजूद अर्मिला बस चुपचाप गुस्सा कर सकता था। उसे डर था कि अगर वह ऐसे छोटे बच्चों की हरकतों के बारे में सबको बताती रहेगी तो उसकी तीनों बहनें उसे गलत नजर से देखने लगेंगी। सुमति वहां तक गई जहां श्याम लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से लड़के के घावों पर रख दिया। उसके हाथ कुछ क्षण तक वहीं रहे, फिर उनमें से एक हल्की सफेद चमक निकली। उस समय रुद्र की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी मां के हाथों में धीरे धीरे एक विशेष शक्ति एकत्रित हो रही थी, जिससे वह हल्की सफेद चमक बन रही थी। इसके अलावा इस प्रकार की विशेष शक्ति बिल्कुल वही शक्ति थी जो वह पहले बनाई गई गेंद के अंदर समाहित करने में सक्षम था। रुद्र ने अपनी मां की गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया, और ऐसा करते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में अनिश्चित था कि क्या वह उसी विधि को समझने में सक्षम था जिसका उपयोग उसकी मां ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कर रही थी। आखिरकार उन्होंने बहुत पहले ही ये पता लगा लिया था कि विश्व की ताकत को एकीकृत करने की ये क्षमता जटिल थी। सुमति के हाथों में सफेद चमक और अधिक मजबूत होती गई, फिर भी प्रकाश ने कभी किसी की आंखों को चोट नहीं पहुंचाई। कुछ गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी बाहें हिलाईं और दूधिया सफेद रोशनी उसके हाथों से निकलकर श्याम के पेट तक चली गई और धीरे धीरे वहां के घाव के साथ मिल गई। वहां पहले से मौजूद सफेद पट्टियों के कारण रुद्र को यह देखने में दिक्कत हो रही थी कि ऊर्जा की सफेद गेंद वास्तव में क्या कर रही थी और क्या परिवर्तन हो रहे थे। अपना कार्य पूरा करने के बाद सुमति ने गहरी सांस ली। तीसरी बहन, श्याम ठीक है, उसकी चोटें अब नहीं होंगी। अंततः अर्मिला के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने शीघ्रता से श्याम के बिस्तर के पास जाने से पहले सुमति को संक्षिप्त रूप से धन्यवाद दिया। उसने अपने बेटे की ओर चिंतित नजर से देखा और पूछा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारा घाव अभी भी दुख रहा है? श्याम ने अपने पेट के क्षेत्र को रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और अपनी पट्टियां फाड़ने से पहले हंसा। माँ, आपका बेटा अब ठीक है। ये बहुत आरामदायक है। पट्टियां खुल जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि श्याम के पेट पर घाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक छोटा सा खूनी निशान बचा था, लेकिन उसके अलावा घाव का कोई अस्तित्व नहीं था। ये देखकर रुद्र को अचानक समझ आ गया। इस प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा दीप्तिमान संतों की अद्वितीय ऊर्जा थी। उनकी ऊर्जा में एक विशेष उपचारात्मक प्रभाव था जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता था, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। एक तेजस्वी संत की देखरेख में कोई भी घाव तेजी से ठीक हो जाएगा। चूंकि उनकी अपनी मां एक तेजस्वी संत थी, इसलिए वह इस उपचार शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थी। किंवदंतियों के अनुसार कुछ बहुत शक्तिशाली दीप्तिमान संत किसी की बांह को पुनः उगाने में सक्षम थे, साथ ही उनमें मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति भी थी। रुद्र के दिमाग में एक गुप्त विचार था, यदि वह दीप्तिमान संत की ऊर्जा को समझने और आत्मसात करने में सक्षम हो गया तो वह अपनी मां की तरह बन सकेगा और घावों को ठीक करने में दीप्तिमान संत के समान नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा। यह विचार मन में आते ही रुद्र अधीर हो गया और उसने चांग इसका परीक्षण करना चाहा। हालांकि अंत में उन्होंने फिर भी प्रलोभन को सहन कर लिया, क्योंकि उनकी वर्तमान स्थिति प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसी क्षण कमरे के दरवाजे खुल गए। रुद्र ने साथ में अंदर आए लोगों पर नजर डाली। वे उसके पिता राठौर सेन और सेन कबीले के गृहस्वामी मलिक थे। श्याम कैसा है? उसकी चोटें इतनी गंभीर तो नहीं हैं? राठौर सेन ने चिंता भरी आवाज में पूछा। मैं अपने स्वामी को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देती हूँ, लेकिन चौथी बहन ने उन्हें पहले ही ठीक कर दिया है, इसलिए श्याम अब ठीक है। अर्मिला के चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखी। राठौर सेन अपने बेटे के प्रति कुछ चिंता दिखा रहा था, इसलिए वह खुश महसूस कर रही थी। तो अब सब ठीक है? राठौर सेन ने अपना सिर हिलाया और रुद्र की ओर देखा। रुद्र, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा है? यहां तक कि रुद्र से बात करते समय भी कुछ चिंता व्यक्त की गई। मैं पिताजी को उनकी चिंताओं के लिए धन्यवाद देता हूं। आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। रुद्र की आवाज बहुत सम थी। सेन टेस्ट के अंत के बाद से यह पहली बार था जब राठौर सेन और रुद्र ने एक दूसरे से बात की थी। रुद्र की आवाज में अलगाव की भावना सुनकर राठौर सेन खुद को रोक नहीं सका और चुपके से आहें भरने लगा। रुद्र, अपने पिता के साथ अध्ययन कक्ष में आओ। इसके बाद राठौर सेन कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़े। एक झटके में रुद्र राठौर सेन और मलिक के पीछे अध्ययन कक्ष में चला गया। एक कुर्सी पर बैठते हुए राठौर सेन ने एक पल के लिए रुद्र को देखा, फिर उससे पूछा, रुद्र, मैंने सुना है कि आज सुबह तुमने रसोई के नौकर मदन को घायल कर दिया है। यह सच है?
रुद्र को पहले ही एहसास हो गया था कि उसकी असली ताकत पहले ही सामने आ चुकी है, इसलिए इसे छिपाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। राठौर सेन की आंखों में एक प्रसन्नतापूर्ण भाव था जब उन्होंने हंसते हुए धीरे से कहा, रुद्र, तुम अपने पिता से क्यों नहीं कहती, क्या तुम पहले से ही संत बल की साधना कर सकती हो? रुद्र ने धीरे से अपना सिर हिलाया और पहले की तरह तटस्थ भाव से उत्तर दिया, हाँ। वह जानता था कि इस तथ्य को वह किसी भी तरह से नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने सीधे उत्तर के साथ इसे स्वीकार कर लिया। यद्यपि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि रुद्र संत बल की खेती कर सकता है, रुद्र के मुंह से इसकी पुष्टि सुनकर राठौर सेन को और भी अधिक भावुक महसूस हुआ। चांद बाई, क्या मैं आपको रुद्र की संत शक्ति का फिर से परीक्षण करने का कष्ट दे सकता हूँ? राठौर सेन अब खुश था, लेकिन उसने मलिक से अभी भी विनम्रता से बात की। उसका रवैया ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसे कबीले का मुखिया किसी नौकरानी को कुछ काम करने के लिए कह रहा हो। लेकिन मलिक केवल हंसा और अपने स्पेस रिंग वाले हाथ को ऊपर उठाया, जिससे सेंट स्टोन एक बार फिर रुद्र की आंखों के सामने प्रकट हो गया। चौथे गुरु, कृपया अपना हाथ पत्थर के ऊपर रखें, उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वर में कहा। जिस क्षण रुद्र ने अपना हाथ संत पत्थर पर रखा, मलिक ने भी उसे सक्रिय कर दिया। उसी क्षण रुद्र ने एक बार फिर महसूस किया कि सेंट स्टोन से रहस्यमय शक्ति निकल रही है, जो उसकी भुजाओं के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसके भीतर शक्ति एक चक्र में घूमती रही, अंततः सेंट स्टोन में वापस लौट आई। उसी समय एकमात्र चीज जो दिखाई दे रही थी वह थी संपूर्ण सेंट स्टोन, जिसमें से अचानक एक हल्की लाल चमक निकल रही थी। संत पत्थर को लाल चमकते देख राठौर सेन के चेहरे पर उत्साह का भाव दिखा। यहां तक कि मलिक के चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कान थी और उसने अपनी आंखों में संतुष्टि भरी नजर से रुद्र को देखा। कबीले के नेता, चमक की ताकत के आधार पर चौथा मास्टर पहले से ही चौथे संत बल परत तक पहुंच गया है, मलिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चौथी परत, चौथी परत। राठौर सेन धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे और उत्तेजना में उन्होंने अपने हाथों को आपस में मरोड़ लिया। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे परिणाम का अनुमान लगाया था, लेकिन ये केवल अनुमान ही था। अब जब उसे वास्तविक स्थिति का पता चल गया तो उसके दिल में एक नई अनुभूति हुई। रुद्र 7 वर्ष की आयु में ही चौथे संत बल स्तर तक पहुंच चुका था। संभवतः ये स्तर पूरे फिनिक्स महाद्वीप की तुलना में बहुत उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन मगध साम्राज्य के भीतर ये प्रथम श्रेणी की प्रतिभा के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा उसका तीसरा भाई श्याम रुद्र से 3 साल बड़ा था और फिर भी उसकी आंतरिक संत शक्ति अभी चौथी परत तक ही पहुंची थी। मलिक ने एक बार फिर से संत पत्थर को अपने अंतरिक्ष वलय में रख दिया। संतुष्ट भाव से वह मुस्कुराया, चौथे गुरु, आपने सचमुच मुझे निराश नहीं किया है। राठौर सेन तुरंत शांत हो गए और पूरी तरह से बदली हुई रोशनी में रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखें अब आश्चर्य, उत्साह और कृतज्ञता से भरी हुई थीं। जब रुद्र अध्ययन कक्ष से बाहर निकला तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। रुद्र के जाने के तुरंत बाद राठौर सेन ने मलिक की ओर देखा और थोड़े संदिग्ध स्वर में उन्होंने कहा, चांद बाई, जब रुद्र के पास संत शक्ति है तो पिछली बार जब उसका परीक्षण किया गया था तो इसका पता कैसे नहीं चला? मैं तो ये सोचकर भी डर गया था कि जियान एर एक अपंग है जो सेंट फोर्स की साधना करने में सक्षम नहीं है। मलिक ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचने के बाद धीरे से कहा, मैं भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। शायद पिछला सेंट टेस्ट किसी तरह खराब हो गया था। हालांकि अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। राठौर सेन ने सिर हिलाया। वर्तमान में रुद्र केवल 7 साल का है और वह पहले ही चौथे संत बल स्तर तक पहुंच चुका है। यदि ये जारी रहा तो मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रुद्र 18 वर्ष की आयु तक 10वें संत बल स्तर को पार कर लेगा और अपने संत बल को संत हथियार में संघनित कर लेगा। इसके अलावा जियांग एर बचपन से ही एक असाधारण प्रतिभावान रहा है, इसलिए मैं उसे जल्दी से जल्दी पवित्र प्रकार अकादमी में अध्ययन के लिए भेजना चाहता हूं। मलिक क्या सोचता है? ये शब्द सुनकर मलिक ने थोड़ा सोचा, फिर जवाब दिया, पवित्र प्रकार अकादमी हमारे मगध साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध अकादमी है। हालांकि अकादमी में प्रवेश की सीमा बहुत ऊंची है। व्यक्ति की शक्ति 8वें संत बल स्तर तक पहुंच चुकी होनी चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कबीले का नेता जल्दी से चौथे मास्टर को पवित्र प्रकाश अकादमी में भेजना चाहता है तो मुझे डर है कि इतने कम समय में यह असंभव है। यद्यपि चौथा मास्टर पहले ही चौथे संत बल स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन 8वें संत बल स्तर तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगेगा। आखिरकार संत बल का स्तर जितना ऊंचा होगा उसे बढ़ाना उतना ही कठिन होगा। मुझे उम्मीद है कि जियांग एर अगले कुछ वर्षों में 8वें सेंट फोर्स स्तर तक प्रशिक्षित हो सकेगी, राठौर सेन ने धीरे से कहा। मलिक मुस्कुराया, चिंता मत करो कबीले के नेता, मेरा मानना है कि चौथा मास्टर जल्द या बाद में 8वें संत बल परत तक पहुंच जाएगा। एकमात्र मुद्दा समय का है, क्योंकि अभी जब मैंने चौथे मास्टर का मूल्यांकन किया तो मुझे पता चला कि चौथे मास्टर की सेंट फोर्स 5वीं परत तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं थी। ये शब्द सुनकर राठौर सेन अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और बुदबुदाए, मुझे उम्मीद है कि रुद्र भविष्य में वास्तव में मलिक से आगे निकल जाएगी और कबीले का समर्थन का स्तंभ बन जाएगी। मलिक एक तरफ खड़ा होकर बिना कुछ कहे मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसकी आंखों में उत्सुकता का भाव बिल्कुल भी नहीं छिपा था। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के बाद रुद्र तुरंत अपने कमरे में वापस भाग गया।
उसने अपना दरवाजा कसकर बंद कर लिया और उसे श्याम के साथ हुई लड़ाई का पूरा भयावह दृश्य याद आ गया। हालांकि रुद्र जानता था कि अपनी पिछली दुनिया में कोबरा खान के साथ लड़ाई के दौरान उसने एक सफलता हासिल की थी और तलवार भगवान के दायरे में प्रवेश किया था, लेकिन उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि उसके पुनर्जन्म के बाद भी वह इसे पूरा करने में सक्षम होगा। उस उल्लेखनीय क्षमता के बारे में सोचने मात्र से ही रुद्र खुशी और उत्साह से भर गया। लेकिन जब रुद्र ने उस समय के बारे में सोचा जब पेड़ की शाखा से रहस्यमय तरीके से तलवार क्यूई का उत्सर्जन हुआ था, तो उसे कुछ संदेह होने लगा। अब उसके पास पिछली दुनिया वाली ताकत नहीं थी, तो उसके लिए उसी तलवार क्यूई के साथ एक साधारण पेड़ की शाखा को नियंत्रित करना कैसे संभव था। इस पर विचार करते हुए रुद्र ने एक बार फिर प्रयास करने का निर्णय लिया। कमरे में नजर दौड़ाते हुए उसकी नजर पास में रखे लकड़ी के कपड़े के रैक पर पड़ी। रुद्र 2 फुट की लकड़ी की पट्टी तोड़कर उसे अस्थायी तलवार के रूप में इस्तेमाल करता था। 2 फुट की लकड़ी की पट्टी को पकड़ते हुए रुद्र धीरे धीरे शांति की स्थिति में पहुंच गया। अपने मन की गहराई में रुद्र ने धीरे धीरे खुद को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि उसके हाथ में जो लकड़ी की पट्टी थी वह लकड़ी की पट्टी नहीं थी, बल्कि एक तलवार थी। एक तलवार एक देवता के लिए, एक तलवार एक देवता के लिए जो किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह इसके साथ सामंजस्य बिठाता गया, वह अपने हाथों में अनाज को महसूस कर सकता था और उन्हें अपने सिर के भीतर बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था, यहाँ तक कि वह उनकी आंतरिक संरचना को भी समझ सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने दिल की भावनाओं को दबाने की कोशिश की। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उसके हाथ में रखी वस्तु हवा में उड़ गई। जैसे ही रुद्र का मन इस स्थिति में पहुंचा, उसने लकड़ी की पट्टी और अपनी आत्मा के बीच संबंध स्थापित कर लिया था। जैसे ही लकड़ी की पट्टी उसके हाथ से अलग हुई, वह रुद्र के नियंत्रण में रहते हुए भी हवा में तैरने लगी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर एक सफेद प्रकाश किरण उत्सर्जित की, जिससे वह तीखी तलवार क्यूई प्रकट हुई, जिससे वह परिचित था। इस समय रुद्र को एहसास हुआ कि उसकी आत्मा पूरी तरह से लकड़ी की पट्टी के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुकी थी, इस हद तक कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह उसका अपना हाथ है जिसे उसकी इच्छा से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उसी समय उसे एहसास हुआ कि लकड़ी की पट्टी में तलवार क्यूई का उसकी आत्मा से कुछ संबंध था। इस एहसास के साथ रुद्र केवल प्रकाश की एक चमकदार किरण को देख सकता था जो मंडराती हुई लकड़ी की पट्टी से आ रही थी और उसके शरीर के चारों ओर इतनी तेज गति से उड़ रही थी कि रुद्र भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर अत्यधिक खुशी झलक रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिछली दुनिया में अपने जीवन के अंतिम क्षण में वह तलवार की आत्मा को समझ पाएगा। उस दिन से तलवार की आत्मा की उल्लेखनीय क्षमता न केवल रुद्र का सबसे मजबूत हमला बन गई, बल्कि एक ऐसा कौशल भी बन गई जो उसकी जान बचा सकती थी। अनजाने में ही कुछ वर्ष बीत गए। वर्तमान रुद्र पहले से ही 15 वर्ष का था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान रुद्र शायद ही कभी बाहर गया था और हर दिन अपने कमरे में अजुलेट तलवार कानून का प्रशिक्षण लेता था। उसकी शक्ति पहले ही प्रकट हो चुकी थी और उसे एक साधनाशील प्रतिभा के रूप में भी पहचाना जा चुका था। इस प्रकार सेन परिवार में उसकी स्थिति बदल गई थी। अब परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे नीची नज़र से देखने का साहस कर सके। इसके अलावा राठौर सेन हर संभव तरीके से रुद्र का बहुत ख्याल रखते थे। इनमें सबसे खुश भी युनतियन थे। मूलतः उसके बेटे को एक अपंग समझा जाता था जो साधना करने में असमर्थ था, लेकिन अब वह एक साधना करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति में परिवर्तित हो गया था, खासकर तब जब वह 7 वर्ष की आयु में चौथे संत बल स्तर पर पहुंच गया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि सुमति अपने बेटे के असाधारण होने पर कितनी खुश थी। हालांकि रुद्र ने पाया कि जब से उसने अपनी असली ताकत प्रकट की थी, उसकी सबसे बड़ी चाची लिंगलोंग और तीसरी चाची अर्मिला हमेशा उसे अमित्र भाव से देखती थीं। यह ऐसी स्थिति थी जिसके बारे में रुद्र को अपने पिछले जीवन की यादों से अच्छी तरह से पता था। पिछले कुछ वर्षों में रुद्र पहले ही 8वें संत बल स्तर तक पहुंच चुका था। इसके अलावा ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि रुद्र ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान रुद्र ने लगभग आधे समय का उपयोग अपनी पिछली दुनिया के तलवार कानूनों से खुद को परिचित करने में किया था। अन्यथा संभवतः वह बहुत पहले ही 8वें स्तर को पार कर गया होता। इस वजह से रुद्र अब 9वीं परत तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। अभी सेन परिवार में रुद्र की ताकत पहले से ही उसकी दूसरी बहन रानी सेन और उसके तीसरे भाई श्याम से कहीं अधिक हो चुकी थी। यद्यपि रानी सेन रुद्र से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उसकी संत शक्ति 7वें स्तर पर ही रुक गई थी। जहां तक श्याम का प्रश्न है, उसके पास वास्तव में साधना के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी तथा उसके वर्तमान 17 वर्षीय स्वरूप ने बहुत कठिनाई के बाद ही 5वीं संत शक्ति परत हासिल की थी। सुबह सुबह लोगों का एक बड़ा समूह महान हॉल के बाहर इकट्ठा हुआ। इस समूह में रुद्र के माता पिता, उसकी 3 चाची और यहाँ तक कि उसका तीसरा भाई श्याम और उसकी दूसरी बहन रानी सेन भी शामिल थे। उनके अलावा सेन परिवार के कुछ प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। वहां लगभग 3 मीटर बड़ा एक पक्षी जैसा जादुई जानवर भी था जो लोगों की भीड़ से ज्यादा दूर नहीं, शांति से जमीन पर बैठा था। आज वह दिन था जब रुद्र पढ़ाई के लिए पवित्र प्रकार अकादमी के लिए रवाना होगा। पवित्र प्रकार अकादमी में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानक 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना था।
इसके अतिरिक्त व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में रुद्र इन दोनों मानकों पर खरा उतरा है। इसके अलावा आज पवित्र प्रकार अकादमी के लिए नामांकन आम सभा भी थी, जो वर्ष में केवल एक बार होती है। सुमति का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था जब उसने रुद्र को देखा। प्यार भरी नजरों से उसने कहा, रुद्र, तुम्हें अकादमी में लगन से पढ़ाई करनी होगी। परेशानी से दूर रहने की कोशिश करो, समझे? सुमति ने गहरी चिंता से भरे स्वर में कहा। रुद्र ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो माँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। राठौर सेन रुद्र के पास गए और कहा, रुद्र, ये स्पेस बेल्ट पिताजी ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया है। यद्यपि ये कोई अमूल्य वस्तु नहीं है तथा इसके अंदर बहुत अधिक स्थान भी नहीं है, फिर भी इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें रखी जा सकती हैं। यदि आप 18 वर्ष की आयु तक 10वें स्तर को पार कर लेते हैं और अपने संत बल को संत हथियार में संघनित कर लेते हैं, तो पिता आपको एक स्पेस रिंग और एक मॉन्स्टर कोर से पुरस्कृत करेंगे। बोलते समय उनके हाथ में एक अति सुंदर बेल्ट आ गई। बेल्ट का आकार देखकर यह स्पष्ट था कि इसे विशेष रूप से रुद्र के लिए तैयार किया गया था। राठौर सेन को रुद्र के बारे में इतना चिंतित देखकर लिंगलोंग और फेन्यान, जो पास में खड़े थे, गहरी ईर्ष्या और असंतोष का भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि वर्तमान में सभी की निगाहें रुद्र पर टिकी हुई थीं और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। रुद्र ने बेल्ट स्वीकार कर लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताजी, मैं निश्चित रूप से जल्द ही एक संत बन जाऊंगा। राठौर सेन ने मुस्कुराहट का एक स्पर्श व्यक्त किया और उन्होंने संतुष्टि भरी निगाह से रुद्र को देखा। चौथे गुरु, देर हो रही है, हमें अपने रास्ते पर चले जाना चाहिए। उसी समय घर का नौकर चांद बाई, जो किनारे पर खड़ा था, बोल उठा। रुद्र ने अपनी मां पर एक आखिरी नजर डाली और फिर बिना एक बार भी पीठ घुमाए मलिक के पास चला गया और कहा, चांद बाई, चलो चलते हैं। मलिक ने आगे बढ़कर रुद्र को उड़ते हुए जादुई जानवर की पीठ पर उठा लिया। इसके बाद वह भी कूद पड़ा और रुद्र के बगल में बैठ गया। रुद्र की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने कहा, चौथे गुरु, कृपया शांत बैठिए। बाद में उसने केवल मलिक को जादुई जानवर की पीठ थपथपाते देखा। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उड़ने वाले जादुई जानवर को कोई आदेश मिल गया हो और उसने उड़ने के लिए अपने 10 मीटर लंबे पंख फैला दिए। वह सीधे हवा में ऊपर उठा और तेजी से दूर उड़ने लगा। उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर बैठे हुए रुद्र के चेहरे पर किसी भी प्रकार की भावना प्रकट नहीं हुई, भले ही वे 1000 फीट ऊपर अत्यधिक गति से उड़ रहे थे। चूंकि वह जानवर बहुत तेज गति से उड़ रहा था, इसलिए वह अपने कानों में हवा से लगातार होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज सुन सकता था। रुद्र के निष्क्रिय चेहरे को देखकर मलिक अपनी स्वीकृति में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। पहली बार किसी जादुई जानवर के ऊपर उड़ने के बाद अधिकांश बच्चे अत्यधिक भय से पीले पड़ जाते थे। कुछ बच्चे पूरे समय भय से कांपते रहे, जबकि कुछ बच्चे तो पेशाब भी कर बैठे, लेकिन बहुत कम लोग ही रुद्र जैसी शांति प्राप्त कर पाए थे। मलिक को याद आया कि कुछ साल पहले उसने समीर को पवित्र प्रकार अकादमी भेजा था। उड़ते हुए जानवर पर बैठने के बाद समीर का पूरा शरीर डर से कांप उठा था, क्योंकि उसने जानवर की गर्दन पर लगे पंखों को पकड़ लिया था। चौथा गुरु अन्यों जैसा नहीं लगता। ये सचमुच हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में वह किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल करने में सफल होगा। मलिक ने मन ही मन सोचा। रुद्र ने अपने नीचे उड़ रहे जादुई जानवर को देखा और पूछा, चांद बाई, ये किस तरह का जानवर है जो इतनी तेज गति से उड़ रहा है? ये तो स्वाभाविक है, मलिक ने राजसी आवाज में कहा। चौथे गुरु, आपको इस जादुई जानवर को कम नहीं आंकना चाहिए। इस जादुई जानवर को ईगल बीस्ट कहा जाता है। ये एक श्रेणी 4 जादुई जानवर है जो महान संत मास्टर के समकक्ष है। यह आकाश में अत्यंत तीव्र गति से उड़ सकता है और यद्यपि यह मुश्किल से श्रेणी 4 का है, फिर भी पृथ्वी संत मास्टर के समान रैंक का कोई भी व्यक्ति आकाश में होने पर इससे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि यह ईगल बीस्ट बहुत महंगा है, रुद्र ने कहा। मलिक ने सिर हिलाया। यह भी स्वाभाविक है। उड़ने वाले जादुई जानवर बहुत महंगे होते हैं, न केवल इसलिए कि उन्हें पकड़ना कठिन होता है, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें वश में करना कठिन होता है। यद्यपि उड़ने वाले जादुई जानवर परिवहन का सबसे तेज साधन है, फिर भी उन पर सवारी करना बहुत खतरनाक है। यदि कोई जादुई जानवर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सवार हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा। यहां तक कि एक पृथ्वी संत मास्टर की शक्ति के साथ भी इस तरह से गिरने पर बचना असंभव होगा, और यदि आप भाग्यशाली भी हैं तो भी आपको घातक चोट लग सकती है। भले ही वह श्रेणी 1 या 2 का उड़ने वाला जादुई जानवर हो, फिर भी उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, विशेषकर यदि उसका स्वभाव उन्मत्त हो या वह किसी मनुष्य के सामने झुकने को तैयार न हो। इसलिए एक उड़ने वाले जादुई जानवर को वश में करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और फिर एक बार फिर धीरे से चुप हो गया। मलिक ने चुप रुद्र को देखा और कहा, चौथे गुरु, आपके बड़े भाई समीर भी पवित्र प्रकार अकादमी में हैं। कुछ वर्ष हो चुके हैं, इसलिए संत बनना उनके लिए ज्यादा दूर नहीं है। यदि अकादमी में कभी कोई समस्या आए तो उसे सुलझाने के लिए अपने बड़े भाई से पूछने में संकोच न करें। हाँ, मुझे पता है, रुद्र ने उत्तर दिया। लेकिन जब उसने अपने रहस्यमयी बड़े भाई के बारे में सोचा तो उसका मन उलझन में पड़ गया।
रुद्र ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और वह ये भी नहीं जानता था कि उसके भाई का व्यक्तित्व कैसा था। वह इस बात को लेकर भी बहुत चिंतित था कि कहीं उसका बड़ा भाई उसके संत शक्ति के विकास के जन्मजात कौशल को देखकर ईर्ष्या न करने लगे, जैसे कि तीसरे भाई श्याम को हुई थी। किसी बड़े कबीले में इस तरह की बात पर ईर्ष्या होना कोई असामान्य बात नहीं थी। पिछली दुनिया में रुद्र को यात्री के रूप में अपने समय के दौरान भाई बहनों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण सभी प्रकार के पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ा था। रुद्र के दिल में यह उम्मीद थी कि उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं होगी। अपनी पिछली दुनिया में वह एक अनाथ था जिसे कभी भी किसी प्रकार का पारिवारिक प्यार नहीं मिला था। चूंकि इस बार स्वर्ग ने उसे एक परिवार का आशीर्वाद दिया था, इसलिए उसने इसे बहुत संजो कर रखा। आधे दिन तक अत्यंत तीव्र गति से उड़ान भरने के बाद ईगल बीस्ट अंततः पवित्र प्रकार अकादमी पहुंचा, जहां मलिक के नियंत्रण में वह जमीन से मात्र 100 मीटर ऊपर उतरा। पवित्र प्रकार अकादमी की स्थापना मैदानी इलाके में की गई थी, जिसके चारों ओर 10 मीटर ऊंची एक बड़ी दीवार थी। अकादमी असाधारण रूप से बड़ी थी और इसके अंतर्गत आने वाली भूमि भी बहुत विशाल थी। यद्यपि रुद्र जमीन से 100 मीटर ऊपर मंडरा रहा था, फिर भी वह पूरी अकादमी नहीं देख पा रहा था। पवित्र प्रकार अकादमी मगध साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी थी और आज इसका वार्षिक उद्घाटन समारोह था। इसी कारण सामने के द्वार अत्यंत जीवंत थे। वहां बहुत से लोग थे, साथ ही कुछ आलीशान गाड़ियां भी थीं जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थीं। हालांकि रुद्र उन जादुई जानवरों के नाम नहीं बता सका जो गाड़ियों को खींच रहे थे। वस्तुतः प्रत्येक गाड़ी की सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड तैनात थे। आसमान में कुछ जादुई जानवर उड़ते हुए उनके पास आए और अकादमी के प्रांगण में उतर आए। उनमें से प्रत्येक के साथ एक छोटा बच्चा था। मलिक ने ईगल बीस्ट को भी आंगन की ओर उड़ने का निर्देश दिया तथा उसे 100 मीटर ऊंचे टॉवर के ठीक बगल में उतारा। वह रुद्र को सीधे टावर में ले आया। बाहर अभी भी कुछ उड़ने वाले जादुई जानवर आराम कर रहे थे। रुद्र और मलिक पवित्र प्रकार अकादमी के प्रधानाध्यापक से मिलने के लिए टॉवर के शीर्ष पर चले गए। प्रधानाध्यापक की उम्र मलिक से ज्यादा नहीं थी और रुद्र को यह महसूस हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ प्रकार का परिचयात्मक संबंध था। इस परिचय के कारण रुद्र बिना किसी समस्या के आसानी से अकादमी में प्रवेश कर सका। प्रधानाध्यापक के निर्देश पर रुद्र के भाई समीर को भी टॉवर के शीर्ष पर बुलाया गया था ताकि वह उस रहस्यमयी बड़े भाई को देख सके जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। समीर पहले से ही 18 वर्ष का था, जो उसकी दूसरी बहन रानी सेन के समान उम्र का था, लेकिन रानी सेन उससे 3 महीने छोटी थी। समीर एक काफी मजबूत किशोर था जो रुद्र से लंबा था और उसने अकादमी की वर्दी पहनी थी। वह पहले से ही अकादमी में 2 साल से अधिक समय से नामांकित था और उसकी संत शक्ति भी वनों परत के शिखर पर पहुंच गई थी। हालांकि उन्होंने अभी तक इसे संत हथियार के रूप में संघनित नहीं किया था। वनों परत के शिखर और संतत्व के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन बीच का क्षण बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि संत बल को संत अस्त्र में संघनित करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। फिनिक्स महाद्वीप पर कई लोग जन्म से ही संत हथियार बनाने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनमें योग्यता के साथ साथ जन्मजात कौशल का भी अभाव था। प्रधानाध्यापक के अनुसार समीर 1 वर्ष पहले ही वनों परत के शिखर पर पहुंच चुका था और उसने 3 बार संत अस्त्र बनाने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी थी। हालांकि 18 वर्ष की आयु में ही संत हथियार बना सकने वाला कोई 18 वर्षीय युवक फिनिक्स महाद्वीप पर देखना दुर्लभ था। एक संत हथियार के निर्माण में औसतन 20 वर्ष का समय लगता था, लेकिन उनमें से अधिकांश प्रतिभाशाली थे। बेशक औसत व्यक्ति भी उस उम्र में एक संत हथियार बना सकता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लंबे समय तक मार्शल आर्ट के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि फिनिक्स महाद्वीप की आध्यात्मिक क्यूई प्रचुर थी, एक व्यक्ति का औसत जीवन काल लगभग 200 वर्ष था। किसी व्यक्ति द्वारा 20 वर्ष की आयु में सेंट वेपन बनाना सभ्य माना जा सकता है। मलिक ने समीर की ओर इशारा करते हुए रुद्र से कहा, चौथे गुरु, वह व्यक्ति आपका भाई समीर है। उसकी ओर देखते हुए वह चिल्लाया, बड़े गुरु, यह आपका छोटा भाई रुद्रसेन है। बड़े भाई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए समीर की ओर देखा और जोर से अभिवादन किया। उसकी नज़र में उसने महसूस किया था कि समीर एक मजबूत लेकिन सीधा व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से सहमत नहीं था। रुद्र की चीख सुनकर समीर ने हंसते हुए अपना गाल खुजाया, चौथे भाई, बेझिझक मुझे कभी भी बुला सकते हो। अगर भविष्य में तुम्हें धमकाया गया तो तुरंत मेरी तलाश करना और मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने भाई के भाषण पर हंसते हुए रुद्र ने जवाब दिया, तब तो मैं आप पर भरोसा करूंगा, बड़े भाई। इस प्रथम प्रभाव से रुद्र ने सोचा था कि समीर बहुत अच्छा है और इसलिए उसके बड़े भाई के बारे में उसकी सारी चिंताएं धुएं की तरह गायब हो गईं। समीर ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर हंसा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। आप चाहे जो कहें, मैं अब भी आपका बड़ा भाई हूं, इसलिए चौथे भाई की रक्षा करना नितांत आवश्यक है। इसके बाद समीर अचानक स्तब्ध रह गया और चारों ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ संदेह प्रकट हो रहे थे। चांगबाई, दूसरी बहन और तीसरा भाई कहाँ हैं? उसने पूछा। सबसे बड़े मास्टर, दूसरी महिला और तीसरे मास्टर अभी तक अकादमी में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं कर पाए हैं, इसलिए केवल चौथे मास्टर ही इसमें शामिल हो पाए हैं। मलिक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। ओह,
ये सुनकर समीर ने निराश भाव से कहा, वे 8वीं परत तक पहुंचने की आवश्यकता तक कैसे नहीं पहुंचे? यह मूर्खतापूर्ण है। चौथा भाई अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह बहुत जल्दी 8 परत तक पहुंच गया। वह मुझसे भी अधिक अद्भुत है, अर्थात उसका बड़ा भाई। बड़े मालिक, कृपया चौथे मालिक को नीचे ले चलो। आज से तुम्हें अपने छोटे भाई की उचित देखभाल करनी होगी। मुझे अभी भी हेडमास्टर के साथ कुछ काम निपटाना है, मलिक ने कहा। समीर ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और अपनी छाती पर मुट्ठी पीटते हुए कहा, चांद भाई, चिंता मत करो। मैं स्कूल में किसी को भी चौथे भाई को परेशान करने की इजाजत नहीं दूंगा। इसके बाद रुद्र ने स्कूल मेडल प्राप्त किया और अपने बड़े भाई के साथ चला गया। टावर से बाहर निकलने के बाद रुद्र ने अपने हाथों में स्कूल मेडल देखा। यह उनके छात्र होने का प्रमाण तो था ही, साथ ही इसमें उनके छात्रावास का पता भी था। हालांकि रुद्र अकादमी के लेआउट से परिचित नहीं था, लेकिन चूंकि समीर वहां मार्गदर्शन के लिए मौजूद था, इसलिए वे दोनों उसकी अपेक्षा से पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अकादमी के छात्रावासों का निर्माण बहुत ही टिकाऊ प्रकार के पत्थर का उपयोग करके किया गया था और उन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। एक क्षेत्र आम लोगों के रहने के लिए था और दूसरा क्षेत्र रुद्र जैसे लोगों के लिए था, जिनके पास एक प्रतिष्ठित कबीला था। दोनों के बीच मतभेद आकाश और पृथ्वी की तुलना करने जैसा था। पवित्र प्रकार अकादमी मगध साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी एक अनूठी विशेषता रही होगी। पवित्र प्रकार अकादमी का नियम बहुत सख्त था। आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले सेंट फोर्स की 8 परत तक पहुंचना होगा। यदि कोई छात्र इस स्तर तक नहीं पहुंचता है, तो भले ही वह अत्यंत प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से हो, वह अकादमी में दाखिला नहीं ले पाएगा। क्योंकि ट्यूशन फीस बहुत कम थी, इसलिए आम लोग भी आसानी से दाखिला ले सकते थे। सफलतापूर्वक दाखिला लेने वाले कुछ छात्र गरीब परिवारों से थे, लेकिन पवित्र प्रकार अकादमी ने उनमें से कईयों की फीस भी माफ कर दी थी। इस कारण से कई छात्र सामान्य पृष्ठभूमि से थे और उनमें साधना का जन्मजात कौशल कम था। पवित्र प्रकार अकादमी में एक और कठोर नियम था कि किसी अभिजात वर्ग का अनुयायी आम छात्रों को परेशान नहीं कर सकता था। अन्यथा, चाहे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपको फिर भी गंभीर सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि स्थिति काफी गंभीर हो तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। यद्यपि इससे कुछ प्रमुख परिवार नाराज हो सकते थे, लेकिन पवित्र प्रकार अकादमी को मगध साम्राज्य का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा प्रधानाध्यापक मगध साम्राज्य के 6 प्रमुख कुलीनों में से एक था, इसलिए किसी भी बड़े परिवार ने इस कठोर नियम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। रुद्र का छात्रावास कक्ष लगभग 10 वर्ग मीटर का था और कमरे की सजावट बेहद साधारण थी। एक बिस्तर और एक कुर्सी के अलावा वहां और कुछ भी मौजूद नहीं था। हालांकि पूरे कमरे को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि वह अत्यंत स्वच्छ और व्यवस्थित था और पूरी तरह से बेदाग था। चौथे भाई, ये तुम्हारा कमरा है। इसका स्थान अच्छी तरह याद रखना और सावधान रहना कि गलत रास्ते पर न चले जाओ। समीर हंसा। रुद्र ने सिर हिलाया और अपने साथ लाए कुछ कपड़े नीचे फेंकने के बाद उसे उसके बड़े भाई ने स्कूल के मैदान में घूमने के लिए खींच लिया। समीर ने दावा किया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि रुद्र अपने नए परिवेश से परिचित हो सके। पूरी दोपहर के दौरान रुद्र को समीर द्वारा घसीटा गया और स्कूल में इधर उधर भटकाया गया। अचानक समीर ने अपना मुंह खोला और कहा, चौथे भाई, कल वार्षिक नए छात्र प्रतियोगिता है। इसमें बहुत सारे पुरस्कार हैं और पहला नवागंतुक राजा रैंक 3 मैजिक स्टोन भी जीत सकता है। दूसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति रैंक 2 मैजिक स्टोन जीत सकता है और तीसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति रैंक 1 मैजिक स्टोन जीत सकता है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और प्रथम स्थान अर्जित करना होगा। ये सुनकर रुद्र का दिल धड़क उठा। बड़े भाई, क्या क्लास 3 मॉन्स्टर कोर कीमती नहीं है? हालांकि रुद्र को मॉन्स्टर कोर के बारे में पता था, फिर भी वह उनकी कीमतों के संबंध में अनभिज्ञ था। बिल्कुल, क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को 100 से अधिक एमेथिस्ट सिक्कों में बेचा जा सकता है। मैं 4 साल पहले इस अकादमी में शामिल हुआ था, लेकिन मैं कभी भी क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का उपयोग नहीं कर पाया। मैंने अब तक सबसे अधिक क्लास 2 कोर का उपयोग किया है, जिसकी कीमत मुझे 50 एमेथिस्ट सिक्कों के रूप में चुकानी पड़ी थी। ऐसा कहने के बाद समीर के चेहरे पर दुख के लक्षण दिखने लगे। रुद्र ने अपने दिमाग में इसकी पूरी योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले कभी भी क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का उपयोग नहीं करने के बावजूद वह जानता था कि इसके अंदर मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करने से वह अपनी साधना की दर बढ़ा सकेगा। वह नहीं जानता था कि क्लास 3 कोर लेने के बाद वह विश्व सार को कितनी तेजी से अवशोषित कर पाएगा, लेकिन वह जानता था कि इसका उपयोग करके 1 सेंट फोर्स लेयर का शिखर उसकी पहुंच के भीतर था। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे काला होता गया, समीर रुद्र को छात्रों के भोजन कक्ष में ले गया। रात्रि भोजन के बाद वे अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चले गए तथा अपने अपने शयनगृहों में लौट गए। अपने कमरे में लौटने के बाद रुद्र ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर बैठ गया और एक बार फिर से साधना शुरू कर दी। हालांकि अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। रुद्र ने असमंजस में दरवाजे की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर चलकर उसे खोल दिया। दरवाजे के बाहर एक 30 वर्षीय महिला हल्के हरे रंग की पोशाक पहने खड़ी थी।
यद्यपि उसकी सुंदरता इतनी अधिक नहीं थी कि पूरा शहर उसके पक्ष में युद्ध करने को मजबूर हो जाए, फिर भी उसे सुंदर माना जा सकता था। उसके लंबे गहरे हरे बाल कंधों तक लटक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे तैर रहे हों। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रुद्र ने कुछ उलझन के साथ पूछा। आप पवित्र प्रकार अकादमी के नए छात्रों में से एक हैं। कल पवित्र प्रकार अकादमी की वार्षिक फ्रेशमैन प्रतियोगिता होगी। सभी नए छात्रों के लिए इसमें भाग लेना अनिवार्य है। आना मत भूलना। वह जिस स्वर में बोल रही थी वह उसकी घूरती निगाहों की तरह ही उदासीनतापूर्ण था। हाँ मुझे पता है। क्या कुछ और है? रुद्र ने पूछा। नहीं। ये शब्द कहने के बाद महिला मुड़कर अगले कमरे में चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक एक करके सभी छात्रों को सूचित करना था। दरवाजा बंद करके रुद्र अपने बिस्तर पर वापस आ गया और उस पर बैठ गया। वह शीघ्र ही साधना की शांत अवस्था में लौट आया। अगली सुबह रुद्र ने अपनी साधना की रात्रि समाप्त की, अपने कमरे से बाहर निकला और अकेले ही भोजन कक्ष की ओर चला गया। चूंकि वह बहुत जल्दी चले गए थे, इसलिए वहां अभी ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए पूरा हॉल लगभग खाली होने के कारण वह अपने लिए एक खाली मेज ढूंढने में सफल रहे। नाश्ता करने के बाद रुद्र अकादमी परिसर के केंद्र की ओर चला गया जहां खेल का मैदान था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता यहां स्टेडियम में होगी। रास्ते में रुद्र ने देखा कि वह अपने जैसे नए छात्रों से घिरा हुआ था और वे भी खेल के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। क्योंकि बड़े सभी छात्रों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसलिए रुद्र स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि कौन से छात्र नए छात्र हैं। हालांकि वहां उच्च श्रेणी के छात्र ज्यादा नहीं थे, शायद उन्हें नए छात्रों की प्रतियोगिता में ज्यादा रुचि नहीं थी। जब रुद्र खेल मैदान पर पहुंचे तो उन्होंने खेल मैदान के ऊपर 30 फीट व्यास वाले 5 वृत्त देखे। वहां पहले से ही बहुत से लोग उसे घेरे हुए थे। रुद्र मैदान से कुछ मीटर दूर एक पेड़ के पास पहुंचा। तेजी से पेड़ की ओर दौड़ते हुए उसने पेड़ के तने को धक्का दिया और पेड़ की चोटी की ओर ऊपर की ओर छलांग लगा दी। पेड़ की शाखा पर बैठकर रुद्र छाया में आराम करने लगा, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने में अभी भी बहुत समय था। उसे वहां इतनी जल्दी पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी और न ही व्यर्थ में तपती धूप में कष्ट सहना था। समय जल्दी ही बीत गया। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू होने का समय आ गया। इस समय प्रतियोगिता स्थल पहले से ही हजारों छात्रों से भरा हुआ था। उनमें से केवल कुछ ने ही छात्र वर्दी पहनी थी, बाकी सभी नए छात्र थे। हालांकि रुद्र ने देखा कि अधिकांश नए छात्र जिन्होंने 9वीं या उससे बेहतर स्तर हासिल किया था निश्चित रूप से आम परिवारों से थे। उन्होंने ये निर्णय छात्रों की नई वर्दी के आधार पर लिया जो उन्हें पहननी पड़ी थी। ये लोग भद्दे और असभ्य संस्करण पहन रहे थे। ये बात समझ में आती है कि मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से आम लोग थे और गरीब परिवारों के बच्चे कड़ी मेहनत करने के आदी थे। इस प्रकार इन बच्चों ने संत बल की खेती करते समय सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की और इसलिए एक परत तक पहुंचने और पवित्र प्रकार अकादमी में शामिल होने में सक्षम थे। उन छात्रों के अलावा शेष नए छात्र लगभग 16 से 17 वर्ष के थे। यहां तक कि कुछ एस्टरस्क साल के बच्चे भी थे। रुद्र स्वयं 15 वर्ष के थे जब वे एक कक्षा तक पहुंचे। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे इतनी आसानी से दोहराया नहीं जा सकता था और इस प्रकार रुद्र वहां सबसे कम उम्र के छात्र बन गए। इसके बावजूद रुद्र की शारीरिक वृद्धि किसी भी अन्य से कहीं अधिक थी। यद्यपि वह वास्तव में 15 वर्ष का था, परंतु उसका शरीर ऐसा बना हुआ था मानो वह कुछ वर्ष बड़ा हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद रुद्र तेजी से जमीन पर कूदा और प्रतियोगिता क्षेत्र की ओर चल दिया। यद्यपि भीड़ पहले से ही जमा हो रही थी, फिर भी रुद्र ने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह शांति से बाहर खड़ा रहा। जहां तक नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का सवाल है, रुद्र को इसमें कोई रुचि नहीं थी, यहां तक कि उसे देखना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। आज उनके भाग लेने का एकमात्र कारण क्लास 3 मॉन्स्टर कोर था। सब लोग शांत हो जाओ। अचानक एक तेज चुभने वाली आवाज गूंजी। चीख इतनी तेज थी कि खेल मैदान में मौजूद हर व्यक्ति ने उसे सुना और तुरंत ही सब शांत हो गए। एक क्षण में ही पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। एक सफेद वस्त्र पहने मध्यम आयु का व्यक्ति मंच की ओर आया। वह व्यक्ति अपनी उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही दिखता था, लेकिन उसमें कोई विशेष लक्षण नहीं था। हालांकि उसकी आंखों की रोशनी इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई पवित्र हथियार छिपा हुआ है, जिससे लोग उसकी आंखों में सीधे देखने से डरते थे। सबकी ओर देखकर वह आदमी दयालुता से मुस्कुराया। उन्होंने मित्रतापूर्ण स्वर में ऊंची आवाज में कहा, प्रिय छात्रों, मैं पवित्र प्रकाश अकादमी गुप्ता राज का उप प्रधानाचार्य हूं। आज की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का प्रभारी मैं ही रहूंगा तथा इसके नियम भी मैं ही बनाऊंगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सभी ने स्कूल के गेट पर लगे बोर्ड पर नियम पहले ही देख लिए होंगे, इसलिए मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। इस वर्ष का पुरस्कार हमेशा की तरह ही है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को क्लास 3 मॉन्स्टर कोर मिलेगा, उपविजेता को क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मिलेगा तथा तीसरे स्थान पर आने वाले को क्लास 1 मॉन्स्टर कोर मिलेगा। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में शीर्ष 50 प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में एक एमेथिस्ट सिक्का मिलेगा। ये सुनकर आम लोगों की वर्दी पहने हुए हर एक छात्र उत्साह में जयकार करने लगा। वे दिन प्रतिदिन ज्यादा खर्च नहीं करते थे और प्रतिदिन केवल सादा भोजन ही खाते थे। एक स्वर्ण सिक्का 3 लोगों के परिवार को 1 महीने तक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त था तथा एक एमेथिस्ट सिक्का 100 स्वर्ण सिक्कों के बराबर था।
यद्यपि मॉन्स्टर कोर एक बहुमूल्य वस्तु थी, लेकिन उनमें से किसी को भी इसे जीतने की कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसे जीतने के केवल 3 अवसर थे। लेकिन एक एमेथिस्ट सिक्का पाने के 50 अवसर थे। इस समय कम सुविधा प्राप्त परिवारों के लगभग सभी छात्र अधिक उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि इस एमेथिस्ट सिक्के के लिए उन्हें शीर्ष 50 स्थानों में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आम लोगों के चेहरों पर खुशी के भाव देखकर कुछ कुलीन लोग घृणा से देखने लगे। एक आम आदमी के लिए एक एमेथिस्ट सिक्का शायद इतनी छोटी रकम न हो, लेकिन एक कुलीन व्यक्ति के लिए इसका मूल्य बहुत कम था। यहाँ तक कि रुद्र के पास भी 50 एमेथिस्ट सिक्के थे, जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकता था। कुछ ही देर बाद नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हो गई। छात्रों ने व्यक्तिगत रूप से एक बड़े कंटेनर के भीतर से टैग निकालने के लिए अलग अलग लॉटरी निकाली। हालांकि टैग कागज के एक टुकड़े से ढके हुए थे, जिससे उन पर लिखे नंबरों को देख पाना असंभव था। दोनों बर्तनों पर अलग अलग लेबल लगे थे। एक बर्तन उन विद्यार्थियों के लिए था जो 8 कक्षा तक पहुंच गए थे, जबकि दूसरा बर्तन उन विद्यार्थियों के लिए था जो 9 कक्षा तक पहुंच गए थे। इस पद्धति से ये सुनिश्चित हो गया कि कोई भी छात्र किसी अन्य स्तर के छात्र से नहीं लड़ेगा तथा लड़ाई का परिणाम शुरू से ही पूरी तरह से पूर्वानुमानित हो जाएगा। हालांकि पवित्र प्रकार अकादमी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता 8वें सेंट फोर स्तर तक पहुंचना थी, लेकिन हर साल नए छात्रों में कुछ नए लोग होते थे जो प्रतिभाशाली होते थे और जिनमें साधना की कोई कमी नहीं होती थी। ये भी कहा जा सकता है कि कुछ बहुमूल्य प्रतिभाएं थीं जिन्हें कुलीन परिवारों द्वारा त्याग दिया गया था, इसलिए हर साल स्कूल में हमेशा ऐसे नए छात्र भर्ती होते थे जिन्होंने पहले से ही 9वीं सेंट फोर्स लेयर हासिल कर ली थी। लॉटरी निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा और जल्द ही रुद्र की बारी आ गई। बर्तन की ओर देखते हुए रुद्र ने सहजता से उसके भीतर से एक टैग पकड़ लिया। टैग खोलते हुए उन्होंने राहत भरी नजर से शब्द पढ़े, तीसरा चरण, संख्या 64। टैग पर अंकित संख्या देखकर उन्हें अंदर ही अंदर यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि तीसरे चरण में उनका प्रतिद्वंद्वी 136 नंबर पर होगा, क्योंकि इस बार की प्रतियोगिता में प्रतिद्वंद्वियों का मिलान उन दो संख्याओं के आधार पर किया गया था जिनका योग 200 हो। अपने टैग प्राप्त करने के बाद सभी छात्र धीरे धीरे अपने अपने प्लेटफॉर्म की ओर चले गए, जबकि रुद्र तीसरे प्लेटफॉर्म पर चला गया। प्रतियोगिताएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही थीं, क्योंकि प्रतियोगिता का पहला राउंड केवल आधे दिन में ही समाप्त हो गया। क्योंकि रुद्र के अपने प्रतिद्वंद्वी को मार्शल आर्ट से लड़ने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए रुद्र ने आसानी से जीत हासिल कर ली और दूसरे राउंड में अपनी जगह बना ली। दोपहर का भोजन करने के बाद नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि प्रतियोगियों की संख्या आधी रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि पहले दौर के अंत तक वहां केवल 500 लोग ही उपस्थित थे। दूसरे राउंड का निर्णय भी पहले राउंड की तरह ही लॉटरी से किया गया। क्योंकि पहले चरण की तुलना में वहां बचे लोगों की संख्या काफी कम थी, इसलिए इसे समाप्त होने में केवल 4 घंटे लगे। दूसरे चरण के अंत तक 256 छात्र शेष रह गए थे। संयोगवश चूंकि यह एक सम संख्या थी, इसलिए ऐसी अजीब स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि कोई छात्र ड्राइंग से बाहर रह गया हो। तीसरे राउंड में प्रवेश करते ही लोगों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को खोजने के लिए लॉटरी निकालना शुरू कर दिया। रात तक केवल 128 लोग ही आगे बढ़े थे, जिनमें से रुद्र आलसी भाव से उनके बीच खड़ा था। प्रतियोगिता मैदान से बाहर निकलते समय रुद्र ने देखा कि आसमान बहुत पहले ही काला हो चुका था। उसने अपना विरोध प्रकट करते हुए पेट रगड़ा और हल्की निराशा से अपना सिर हिलाया। अपनी पिछली दुनिया में वह कई दिन और रात बिना खाए रह सकता था और फिर भी उसे भूख नहीं लगती थी। अब जबकि वह दिन में 3 बार भोजन करने का आदी हो चुका था, अब एक बार भोजन छोड़ने पर उसे भूख लगने लगती थी, जिससे रुद्र को अपने आप पर थोड़ी निराशा महसूस होने लगी। जल्द ही रुद्र भोजन कक्ष में आ गया। भोजन प्राप्त करने के बाद वह एक खाली सीट पर बैठ गया और खाना खाने लगा। यद्यपि भोजन सादा था तथा सेन परिवार में मिलने वाले भोजन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी रुद्र ने उसे बड़े चाव से खाया। चूंकि वर्तमान नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अभी अभी समाप्त हुई थी, इसलिए भोजन कक्ष में उपस्थित लोगों की संख्या सामान्य से कम नहीं थी। वास्तव में वहां इतने सारे लोग थे कि रुद्र के बैठने के कुछ ही देर बाद भोजन कक्ष की सभी सीटें भर गईं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें उपलब्ध स्थान नहीं मिल पाए। यद्यपि रुद्र मेज पर अकेला बैठा था, फिर भी कोई भी व्यक्ति उसके साथ बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वहां मौजूद अन्य सभी छात्र किसान थे। वे रुद्र के साथ बैठने की हिम्मत कैसे कर सकते थे, जिसने शानदार कपड़े पहने हुए थे। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि वह एक कुलीन परिवार से था। पेंग पेंग। जैसे ही रुद्र ने स्वाद लेकर खाना शुरू किया, अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा, जिससे मेज हिलने लगी। रुद्र ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाते हुए क्रोध व्यक्त किया। उस हाथ का मालिक एक 20 वर्षीय पुरुष कुलीन व्यक्ति था। उसके बगल में 2 युवक खड़े थे, जिनके चेहरे अहंकार से भरे हुए थे। उनमें से एक पुरुष था और एक महिला थी, और दोनों ने ही आलीशान साटन के कपड़े पहने हुए थे। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि वे धनी परिवारों से थे। अच्छे कपड़े पहने तीनों छात्रों की ओर देखते हुए वह झुंझलाहट भरे भाव से बोला, क्या कोई समस्या है? 20 वर्षीय रईस के चेहरे पर एक अशुभ चमक थी जब वह रुद्र को घूर रहा था। कुलीन व्यक्ति ने अहंकार से बोलते हुए कहा, अरे बदमाश, यह मेज हमारी है, आप कहीं और बैठिए।
यद्यपि युवक को ये पता चल गया था कि रुद्र उसके कपड़ों से कोई आम आदमी नहीं था, फिर भी युवक ने रुद्र की आंखों में देखने की जहमत नहीं उठाई। नर की बात सुनकर रुद्र ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और कहा, यदि आप खाना चाहते हैं तो बैठ जाएं और खाएं। ये टेबल पूरे स्कूल के आनंद के लिए है। इसके अलावा इस टेबल पर आपका नाम नहीं लिखा है। यह मेज कब से तुम्हारी हो गई? ये सुनकर रईस का चेहरा काफी गुस्से से भर गया। वह अपना धैर्य खो चुका था, इसलिए चिल्लाया, तुम आगे बढ़ोगे या नहीं? इस समय तक रुद्र की मेज पर हो रहे तमाशे ने बाकी सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। यद्यपि वहां बहुत से लोग देख रहे थे, फिर भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह सके। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस प्रकार की घटनाएं उसके पिछले जीवन में कई बार घटित हुई थीं, लेकिन वह हमेशा अन्य अपराधियों को सबक सिखा देता था। बेशक मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस पहले मेरा खाना खत्म होने का इंतजार करो। रुद्र ने नजरें फेरते हुए नए सिरे से दिलचस्पी के साथ अपना खाना खाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने अपना पूरा मुंह भोजन से भर लिया था, इसलिए रुद्र की आवाज थोड़ी दबी हुई थी। हालांकि इन 3 लोगों के लिए रुद्र का मतलब जोरदार और स्पष्ट था। भाई, लगता है इस स्कूल में तुम्हारी ताकत ही काफी नहीं है, तुम एक टेबल भी नहीं पा सके। बेहतर होगा कि आप हम दोनों को बाहर खाना खाने के लिए मजबूर न करें। रईस के पीछे खड़ी लड़की हल्के से हंस पड़ी। ये शब्द सुनकर उस 20 वर्षीय युवक के चेहरे पर आई असहजता गायब हो गई, केवल गुस्से की झलक रह गई। रुद्र को बुरी तरह घूरते हुए वह चिल्लाया, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस परिवार से हो? अगर हिम्मत है तो बताओ मुझे। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक और आवाज गूंजी, आरव ठाकुर, तुम पवित्र प्रकार अकादमी के उच्च श्रेणी के छात्रों में से एक हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम में नए छात्रों में से एक को धमकाने की हिम्मत है? जिसने बात की थी वह आरव ठाकुर के लगभग समान आयु का ही एक अन्य व्यक्ति था। उसने भी वही अकादमी की वर्दी पहन रखी थी और वह उनकी ओर चला गया। इस युवक को देखकर आरव ठाकुर का चेहरा थोड़ा बदल गया। उनकी आंखों में डर का भाव दिखा और उन्होंने कहा, लकी, आपको मेरे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस समय तक रुद्र को दोनों लोगों के नाम पता चल चुके थे। पहले वाले को आरव ठाकुर कहा जाता था और जो अभी आया था उसे लकी कहा जाता था। लकी नामक युवक ने हंसते हुए कहा, आरव ठाकुर, ये सच है कि आपके मामलों में मेरा दखल देना उचित नहीं है, लेकिन चूंकि मैं उच्च श्रेणी का छात्र हूं, इसलिए मैं जूनियर की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सुनकर आरव ठाकुर के पीछे खड़े दोनों युवकों के चेहरे बदल गए। इस समय आरव ठाकुर के पीछे खड़ी लड़की थोड़ा हिचकिचाई और फिर हल्के से आरव ठाकुर के कपड़ों को खींचा। वह हल्के से फुसफुसाए, बड़े भाई, वहां कुछ सीटें खाली हैं, हमें वहां जाकर बैठ जाना चाहिए। आरव ठाकुर ने भोजन कक्ष के चारों ओर देखा और सचमुच कुछ ही दूरी पर एक स्थान खाली हो गया था। रुद्र को भयंकर निगाहों से घूरते हुए उसने अपना हाथ हिलाया, दूसरे भाई, तीसरी बहन, चलो। खाली मेज की ओर जाते हुए उसने कहा, यदि वह ये तमाशा जारी रखता तो उसे कोई लाभ नहीं होता। वह हारने से भी थोड़ा डर रहा था, क्योंकि लकी का कबीला ठाकुर कबीले से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। लकी स्वयं वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली था। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। बड़ा मामला यह था कि अगर ये बात फैल गई कि आरव ठाकुर जैसा उच्च श्रेणी का छात्र किसी नए छात्र को परेशान कर रहा है, तो वह उपहास का पात्र बन जाएगा। इसके अलावा अगर हेडमास्टर को इस बारे में पता चला तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी। आरव ठाकुर द्वारा अपनी सीटों के लिए आम लोगों को चुनने से इनकार करने का एक और कारण यह था कि उच्च वर्ग के सभी लोग अपने दिल में इस बात को जानते थे। मगध साम्राज्य के 6 विशेषज्ञों में से एक, पवित्र प्रकार अकादमी के प्रधानाध्यापक गरीब छात्रों के प्रति बहुत पक्षपाती थे। उस समय आरव ठाकुर की बहन ने रुद्र को नई दिलचस्पी के साथ देखा, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। अपना मुंह खोलते हुए उसने कहा, ओह, मुझे अभी याद आया। आप उन 128 नए छात्रों में से एक हैं जो प्रतियोगिता के अगले चरण में पहुंच गए हैं। मैंने तुम्हें लड़ाई के मैदान में ऊपर देखा था। जैसे ही वह बोल रही थी, लड़की की आंखों में अचानक एक दुर्भावनापूर्ण इरादा उभर आया। ये सुनकर पहले चुप बैठा पुरुष कुछ कहने के लिए मुड़ा, मुझे उम्मीद है कि कल प्रतियोगिता में मेरा मुकाबला आपके साथ होगा। एक दुष्ट हंसी के साथ वह मुड़ा और खाली मेज की ओर चला गया, जहां आरव ठाकुर जा रहा था। उस पुरुष छात्र की बातों को ध्यान में रखते हुए रुद्र ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, न ही उसने उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह की। लकी रुद्र के पास गया और हंसते हुए उसके कंधे को थपथपाया, तुम्हारे पास वास्तव में हिम्मत है कि तुमने आरव ठाकुर को कोई सम्मान नहीं दिया। अगर भविष्य में वह तुम्हें धमकाने की कोशिश करे तो तुम्हें बस मुझे ढूंढना होगा। रुद्र अपने स्टूल से खड़ा हुआ और मुस्कुराया, मैं रुद्र सेन हूं। इस शर्मनाक स्थिति से निपटने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे डर है कि यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। लकी ने हंसना शुरू कर दिया, जूनियर को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आरव ठाकुर का कबीला हाल ही में अकादमी के भीतर काफी आक्रामक रहा है। मैंने लंबे समय से पाया है कि वह काफी परेशान करने वाला व्यक्ति है, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे उसे सबक सिखाने का कभी अवसर नहीं मिल सका। ठीक है, मुझे लकी कहा जाता है, आप मुझे सीनियर लकी कह सकते हैं। कल प्रतियोगिता में आपको बहुत सावधान रहना होगा।
आरव ठाकुर के पीछे 2 लोग थे, उनकी छोटी बहन काइदी क्यूली और उनके छोटे भाई ठाकुर लियांग। यह अफवाह है कि वे दोनों पहले ही सेंट फोर्स की 9 परत तक पहुंच चुके हैं। रुद्र ने केवल हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई मोरैन, चिंता मत करो। अगर मैं उन्हें देख भी लूं तो मैं निश्चित रूप से सावधान रहूंगा। सिर हिलाते हुए लकी ने कहा, देर हो रही है इसलिए मैं अपने छात्रावास लौट जाऊंगा। जूनियर, मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। लकी के जाने के बाद रुद्र ने अपने छात्रावास में लौटने से पहले जल्दी से अपना बचा हुआ खाना खत्म कर लिया। पूरे दिन उसने अपने बड़े भाई समीर को बिल्कुल भी नहीं देखा था। उनकी गतिविधियां और ठिकाना पूरी तरह अज्ञात थे। अपने कमरे में धूल को आराम से झाड़ते हुए रुद्र बिस्तर पर चढ़ गया और पाठ के अनुसार एक बार फिर साधना शुरू कर दी। प्रतियोगिता का दूसरा दिन तेजी से आगे बढ़ा। क्योंकि वहां कम लोग थे, इसलिए दिन के अंत तक शीर्ष 8 का निर्णय जल्दी ही हो गया। शीर्ष 50 की स्थापना के बाद अकादमी ने उस नियम को रद्द कर दिया था जो 8 श्रेणी के विद्यार्थियों को 9 श्रेणी के विद्यार्थियों के विरुद्ध लड़ने से रोकता था। अब छात्र अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति से लड़ने के लिए स्वतंत्र थे, इसलिए रुद्र और एक अन्य धूप से झुलसे छात्र के अलावा अन्य 6 छात्र पहले ही सेंट फोर्स की 9 परत तक पहुंच चुके थे। संटेन छात्र या रुद्र को शीर्ष 8 में प्रवेश करने के लिए उन्हें कुछ छात्रों को हराना था जो पहले से ही सेंट फोर्स की 9 परत तक पहुंच चुके थे। इसके अलावा रुद्र को कुछ अप्रत्याशित चीज का सामना करना पड़ा था। 9 लेयर तक पहुंचने वाले 6 नए छात्रों में से 2 वे छात्र थे जिनसे उनकी मुलाकात कल हुई थी, अनुराग्नि ठाकुर और ठाकुर लियांग। हालांकि रुद्र को अभी भी उन दोनों के खिलाफ लड़ना था, लेकिन उसने महसूस किया कि हर बार जब वह उन्हें देखता था तो उनके बीच उत्तेजना की एक छिपी हुई हवा होती थी। दोनों भाई बहनों की घूरती निगाहों पर रुद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपने मन में वह केवल 8 श्रेणी के एकमात्र सेंट फोर्स फ्रेशमैन के खिलाफ खुद को खड़ा करने के बारे में ही सोच सकता था। उस पुरुष छात्र की मार्शल आर्ट शैली को रुद्र ने स्पष्ट रूप से देखा और सोचा कि ये काफी अनोखी थी जो उसके लिए काफी उपयुक्त थी। उनकी ताकत भी असाधारण थी, यही मुख्य कारण था कि उन्होंने बिना किसी परेशानी के शीर्ष 8 में जगह बना ली थी। उनकी ताकत उनकी उम्र के किसी भी अन्य खिलाड़ी से कहीं अधिक थी और उन्होंने जिन प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया था उनमें से आधे को तो रिंग से बाहर ही कर दिया गया था। फाइनल मैच कल होने थे और उसके अंत तक फ्रेशमैन रूलर की घोषणा कर दी जाएगी। खेल मैदान छोड़कर रुद्र तुरंत भोजन कक्ष की ओर चला गया। भोजन प्राप्त करने के बाद उसने अपनी आंख के कोने से प्रतियोगिता के प्रतियोगियों में से एक को देखा। वह वही धूप से झुलसा हुआ छात्र था। वह इस समय कमरे के एक कोने में अकेले खाना खा रहा था। छात्र ने साधारण कपड़े पहने हुए थे और उसके ऊपर कुछ पैच लगे हुए थे। यद्यपि वह लड़का लगभग 16 वर्ष का लग रहा था, परंतु रुद्र उसके अपरिपक्व चेहरे पर दृढ़ अभिव्यक्ति देख सकता था। उनकी कद काठी और शारीरिक बनावट उनकी उम्र के अनुरूप नहीं थी। उनकी ऊंचाई पहले से ही 1.8 मीटर थी, जो लगभग रुद्र के भाई समीर के बराबर थी, और उनका घेरा भी एक वृत्त से बड़ा था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह उस मेज की ओर चला गया जहां धूप से झुलसा छात्र खाना खा रहा था और अपनी ट्रे लेकर बैठ गया। उनका अभिवादन करने के लिए अपना सिर घुमाते हुए रुद्र मुस्कुराया, मैं रुद्र सेन हूं। आप किस नाम से जाने जाते हैं? रुद्र से मिलने के लिए अपना सिर ऊपर झुकाते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे अपने कपड़ों पर घूमी और फिर उसने कहा, मुझे राघव कहा जाता है। हंसते हुए रुद्र ने कहा, मैंने हाल ही में आपको प्रतियोगिता में लड़ते हुए देखा है। 8 कक्षा के छात्र को 9 कक्षा के छात्रों को हराते देखना सचमुच आश्चर्यजनक है। रुद्र की प्रशंसा सुनकर राघव भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। मैं केवल इसलिए जीता क्योंकि मेरी ताकत उनसे बेहतर थी, बस इतना ही। उनसे निपटना वाकई मुश्किल था, यहां तक कि अब भी मैं उन मैचों से परेशान रहता हूं। राघव की बात सुनकर रुद्र खुद को रोक नहीं सका और पूछा, राघव, आप कहते हैं कि आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन आप कितनी भारी वस्तु उठा सकते हैं? जब मैं घर वापस आया तो मैं 200 किलोग्राम का पत्थर उठा सकता था। उसने बहुत अहंकार से कहा। उसके चेहरे पर गर्व भरा भाव था। ये जवाब सुनते ही रुद्र का चेहरा उदास हो गया। ये एक राक्षस जैसा छात्र था। 200 किलोग्राम का पत्थर औसत वयस्क के लिए उठाना असंभव था, लेकिन राघव जैसे युवा लड़के के लिए इतनी बड़ी चट्टान को उठाना, रुद्र को केवल इस तथ्य से विस्मय महसूस हो सकता था। राघव, आपकी उम्र कितनी है? रुद्र ने अब राघव को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। 16 साल, राघव ने कहा। जैसे ही वह अपना खाना चबाने लगा, उसके चबाने के कारण उसके शब्द लगभग अस्पष्ट हो गए। रुद्र की उस पर छाप और भी बढ़ गई जब उसने कहा, राघव, क्या ये ताकत तुम्हारे अंदर बचपन से थी? यह सही है, मेरी ताकत हमेशा दूसरों से अधिक थी, लेकिन मेरी भूख भी उतनी ही अधिक थी। चूंकि मैं अपने घर में हमेशा पेट भरकर खाना नहीं खा सकता था, इसलिए मैं आमतौर पर पहाड़ों पर चला जाता था और अपने लिए भोजन की तलाश करता था, राघव ने स्पष्ट रूप से कहा। गहरी सांस लेते हुए रुद्र ने मन ही मन पुष्टि की कि राघव की ताकत निश्चित रूप से ईश्वर प्रदत्त शक्ति थी। अन्यथा उसके जैसा युवा लड़का कभी भी इतना भारी पत्थर नहीं उठा पाता। लेकिन रुद्र को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि राघव अक्सर पहाड़ों में अकेले ही शिकार करता था। जो व्यक्ति मात्र 16 वर्ष का था और पहाड़ों में आसानी से शिकार करने में सक्षम था, उसके प्रति रुद्र का सम्मान अत्यधिक बढ़ गया।
आखिरकार पहाड़ों में न केवल जंगली जानवर दिखाई देते थे, बल्कि कभी कभी जादुई जानवर भी दिखाई देते थे और उनकी ताकत सामान्य जंगली जानवरों से अतुलनीय थी। राघव ने अपना पेट रगड़ा और हंसते हुए अपने स्टूल से उठ खड़ा हुआ। रुद्रसेन, मैंने भरपेट खा लिया है, इसलिए मैं सोने के लिए अपने छात्रावास में वापस जा रहा हूँ। कल तो प्रतियोगिता का एक और दिन है। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि आप कल की प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में जगह बना लेंगे। राघव ने दृढ़ता से सिर हिलाया और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा जा सकता था। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और शीर्ष 3 के लिए प्रयास करूंगा। एक एकल क्लास 1 मॉन्स्टर कोर को कम से कम 10 एमेथिस्ट सिक्कों के लिए बेचा जा सकता है। राघव के जाने के कुछ देर बाद ही रुद्र ने जल्दी से अपना खाना खाया और अपने कमरे में वापस आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उस पर दस्तक सुनाई दी। चौथे भाई, क्या आप यहाँ हैं? समीर ने कड़क आवाज में पूछा। आवाज सुनकर रुद्र आश्चर्यचकित हुआ। पूरे 2 दिन हो गए थे जब उसने अपने भाई का कोई निशान देखा था। जल्दी से दरवाजा खोलकर उसने समीर को अपने कमरे के अंदर बुलाया। चौथे भाई, मुझे खेद है लेकिन मैं प्रतियोगिता में आपकी प्रगति पर नजर नहीं रख पाया हूँ। इससे पहले कि रुद्र सवाल पूछने के लिए अपना मुंह खोल पाता, उसने जल्दी से कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पहले ही शीर्ष 8 में पहुंच चुका हूं, कल मैचों का अंतिम दिन होगा। रुद्र की बात सुनते ही समीर अचानक अपने छोटे भाई की सफलता पर खुश हो गया। उत्साहित होकर उसने कहा, चौथे भाई, तुम सचमुच अद्भुत हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपनी दूसरी बहन और तीसरे भाई से पहले यहां आ गईं। अपनी जेब से अंगूठे के आकार का एक क्रिस्टल निकालकर समीर ने इसे रुद्र के हाथों में रख दिया। चौथे भाई, ये एक क्लास 1 मॉन्स्टर कोर है। 2 दिन पहले मैं और मेरे कुछ मित्र अकादमी के पीछे वाले जंगल में गए और एक साथ मिलकर प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को मार डाला। ये वही राक्षसी कोर है जिसे पाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई की थी, इसलिए इसे ले लो। अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई अब तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालेगा। कल प्रतियोगिता का अंतिम दिन है, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और नंबर 1 का खिताब हासिल करना होगा। इसके बाद समीर ने धीरे से दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। इससे पहले कि समीर दरवाजा बंद कर पाता, रुद्र ने समीर की बांह पर 3 इंच लंबे पंजे के निशान की झलक देखी। चुपचाप अपने हाथों में क्लास 1 मॉन्स्टर कोर को देखते हुए रुद्र ने गर्मजोशी की एक लहर महसूस की जो लंबे समय तक बनी रही। कुछ समय के लिए रुद्र का दिल वास्तव में शांत नहीं हो पाया। हालांकि ये केवल क्लास 1 मॉन्स्टर कोर था, रुद्र समीर की चिंता को महसूस कर सकता था। समीर की बांह पर लगे घाव के बारे में सोचते हुए रुद्र को पता था कि यह घाव एक जादुई जानवर का शिकार करने के कारण आया था। जब भी रुद्र उस उपहार के बारे में सोचता तो वह अंदर से गर्माहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता था, एक और भावना जिसे उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। थोड़ी देर तक स्तब्ध भाव से अपने कमरे के बीच में खड़े रहने के बाद रुद्र ने अंततः एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को शांत अवस्था में लाने का प्रयास किया। फिर वह एक बार फिर से साधना शुरू करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। यद्यपि अब उसके पास राक्षस कोर था, फिर भी वह अभी उसका उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपने स्पेस बेल्ट में संग्रहित कर लिया। प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए रुद्र को पूरा विश्वास था कि वह नंबर 1 स्थान हासिल कर सकता है। आखिरकार अपनी पिछली दुनिया में वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ थे जो दुनिया के शिखर पर खड़े थे। और यद्यपि पुनर्जन्म के बाद उसने अपनी बहुत सी शक्ति खो दी थी, फिर भी उसे हर प्रकार की तलवारबाजी का ज्ञान था, साथ ही तलवार के गहन नियमों की समझ भी थी, इतनी कि वे उसकी आत्मा में समा गए थे। उसने तलवार चलाने के तरीकों के बारे में अपनी समझ नहीं खोई थी और इसलिए भविष्य में रुद्र महाद्वीप में इसी तरह आगे बढ़ेगा। अगली सुबह रुद्र ने प्रतियोगिता में पहुंचने से पहले अपना नाश्ता जल्दी से खत्म कर लिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन था, लेकिन पिछले 2 दिनों की तुलना में आज बहुत अधिक लोग आए थे। इन नए विद्यार्थियों में से कई पुराने विद्यार्थी थे। कल रात लड़ाई के मैदानों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था तथा मूल 5 अखाड़ों को बदलकर 4 कर दिया गया था। हालांकि चारों अखाड़े अब पहले से बड़े थे, कल के अखाड़े पूरी तरह से अलग स्तर पर थे, जिनकी तुलना नए आकारों से नहीं की जा सकती थी। इस समय रुद्र को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई समीर भीड़ में आगे बढ़कर उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रुद्र की घूरती निगाहों को देखते हुए समीर खिलखिलाकर मुस्कुराया। जल्दी से भीड़ से खुद को अलग करते हुए वह रुद्र के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। चौथे भाई, आज वह दिन है जब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। आपका बड़ा भाई आपसे नंबर 1 स्थान पाने की मांग नहीं करेगा, शीर्ष 3 में आना ही काफी है। समीर के लिए राक्षस कोर प्राप्त करना केवल एक छोटा सा पुरस्कार था, सबसे महत्वपूर्ण बात एक अच्छा रैंक प्राप्त करना था। यद्यपि राक्षस कोर की कीमत को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे सेन कबीले का सबसे बड़ा बेटा गहराई से चाहता था। रुद्र ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। प्रतियोगिता का समय जल्दी ही आ गया। इस बार शीर्ष 8 टीमें सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। अपने प्रतिद्वंद्वियों का फैसला करने के लिए लॉटरी निकालने के बाद रुद्र तुरंत मैदान में चले गए।
कुछ ही देर बाद रुद्र का प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे अखाड़े में आया, लेकिन रुद्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक लड़की थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो उनकी प्रतिद्वंद्वी पिछली बार की लड़की थी ठाकुर कियुली। अनुराग्नि ठाकुर ने गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, और हालांकि वह केवल 16 या 17 साल की थी, उसका शरीर अच्छी तरह से विकसित हो रहा था। जो चीज़ बाहर निकली हुई होनी चाहिए थी वह बाहर निकली हुई थी, और जो चीज़ पतली होनी चाहिए थी वह पतली थी। उसकी तंग वर्दी उसे नाजुक सफ़ेद त्वचा वाली एक खूबसूरत महिला का सच्चा उदाहरण बनाती थी, साथ ही उसके स्वाभाविक रूप से सुंदर चेहरे पर कोमल सफ़ेद त्वचा भी थी। इस समय तक वह भीड़ में मौजूद सभी लड़कों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुकी थी, और बिना किसी संदेह के अनुराग्नि ठाकुर इतनी सुंदर थी कि शहर उसके लिए लड़ने को मजबूर हो जाते। हालांकि जैसा कि यह बात प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेने वाले अधिकांश लोगों के लिए सच थी, वह अपने साथ एक अहंकारी स्वभाव लेकर घूमती थी। रुद्र अखाड़े के शीर्ष पर खाली हाथ खड़ा था। उनके खाली हाथ रहने का कारण अकादमी के नियम थे। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की ताकत का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका खाली हाथ लड़ाई करना है, इसलिए धारदार हथियारों की अनुमति नहीं थी। और चूंकि संत बने बिना संत हथियार बनाना संभव नहीं था, इसलिए सभी नए लोगों को बिना हथियारों के लड़ने के लिए मजबूर किया गया। अनुराग्नि ठाकुर ने रुद्र को घमंड भरी नजर से देखा। तुमने वास्तव में हमें निराश नहीं किया। उस दिन भोजन कक्ष में आपके अहंकार के लिए मैं आज आपको सबक सिखाऊंगा। अनुराग्नि ठाकुर की आवाज तीखी लेकिन स्पष्ट थी। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान उभर आई। जो लोग प्रतिष्ठित कुलों में पैदा हुए थे, उनमें से कई लोग वास्तव में यह नहीं जानते थे कि आकाश और पृथ्वी कितनी विशाल हैं। बूम! पूरे मैदान में जोरदार आवाज गूंजी, जिससे मैच शुरू होने का संकेत मिला। चूंकि चारों अखाड़े एक ही स्थान पर थे, इसलिए जैसे ही घंटा बजा, सभी 8 प्रतिभागी एक साथ आगे बढ़ने लगे और लड़ने लगे। अनुराग्नि ठाकुर तेजी से रुद्र की ओर बढ़ी, लेकिन जब वह उससे 3 मीटर के भीतर थी, तो वह अचानक हवा में उछल गई और उसके चेहरे की ओर एक फ्लाइंग जंप किक मारी। यद्यपि अनुराग्नि ठाकुर युवा थी, लेकिन वह काफी मजबूत थी क्योंकि वह पहले से ही 9 संत बल स्तर पर थी। रुद्र एक भी कदम आगे बढ़े बिना अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही अनुराग्नि ठाकुर का पैर उसके चेहरे के करीब आया, उसने अपनी गर्दन बगल की ओर झुका ली, जिससे लात उसके सिर के बगल से गुजर गई। अनुराग्नि ठाकुर की प्रतिक्रिया की गति काफी तेज थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी किक काम नहीं कर रही है, उसने सेंट फोर्स से युक्त मुट्ठी से उसकी नाक पर वार किया। न केवल उसकी मुट्ठी तीव्र गति से आ रही थी, बल्कि उसकी मुट्ठी में इतनी अधिक ऊर्जा थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उससे टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाता। जहां तक रुद्र का सवाल है, वह पीछे नहीं हटेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रुद्र को हराकर शीर्ष 4 में पहुंच गई या फिर वह सिर्फ रुद्र को सबक सिखा रही थी, वह निश्चित रूप से खुद को पीछे नहीं हटने देगी। रुद्र ने अनुराग्नि ठाकुर के हमले का आसानी से सामना किया, और हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे एक स्तर ऊपर था, रुद्र एक औसत बच्चे की तरह नहीं था। उसकी पिछली दुनिया के युद्ध अनुभव प्रचुर थे, इसलिए यदि वह बिना लड़े इस मैच को जारी रखना चाहता, तो अनुराग्नि ठाकुर उसके कपड़ों को छू भी नहीं पाता। 5 राउंड में उसे हराना तो दूर की बात थी। अनुराग्नि ठाकुर ने रुद्र के कपड़ों को छूने में भी सक्षम हुए बिना उस पर कुछ दर्जन बार हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद वह बेहद नाराज हो गई और उसने वार करना बंद कर दिया। थोड़ा सा हौंकते हुए उसने अपने दोनों हाथ कमर पर डाले और रुद्र को घूरते हुए कहा, अरे क्या तुम वास्तव में लड़ने जा रहे हो या नहीं? यदि आप लड़ने नहीं जा रहे हैं, तो जगह जगह कूदने के बजाय अखाड़े से बाहर चले जाइए। रुद्र ने गुस्से में अनुराग्नि ठाकुर को देखकर हंसते हुए कहा, जो व्यक्ति मैदान छोड़कर जाएगा वह आप होंगे, मैं नहीं। अगर तुम मेरे कपड़े भी नहीं छू सकते तो मुझे कैसे पीटोगे? यह तुम। अनुराग्नि ठाकुर का स्वाभाविक रूप से सुंदर चेहरा क्रोध से लाल हो गया जब उसने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया, और वह कुछ क्षण के लिए बोल पाने में असमर्थ हो गई। लेकिन फिर वह शांत हो गई और उसने अपनी आंखें घुमाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें छू नहीं सकती? तुम तो मुझसे सीधे लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो, और एक काय की तरह मेरे वार को चकमा दे सकते हो। अरे क्या ये सही है? रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई जब उसने उसे एक अजीब भाव से देखा। अनुराग्नि ठाकुर ने गर्व से देखा और पूरे विश्वास के साथ बोला, बेशक। अगर तुम काय नहीं हो, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करो। रुद्र ने अन्य 3 रिंगों पर नजर डाली और देखा कि अन्य मैच समाप्त होने लगे थे। अनुराग्नि ठाकुर की ओर फिर से देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाते हुए वह हंसा, यदि तुम वास्तव में मुझसे सीधे लड़ना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रुद्र की बातें सुनकर अनुराग्नि ठाकुर की आंखें चमक उठी। आपने खुद ऐसा कहा है, इसलिए बाद में कुछ और कहने की हिम्मत मत करना। अनुराग्नि ठाकुर स्पष्ट रूप से रुद्र को खुद को तैयार करने की अनुमति नहीं देना चाहती थी, इसलिए इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह पहले ही उसकी ओर दौड़ना शुरू कर चुकी थी। पहले वार की तरह ही वह हवा में उछली और उसके चेहरे पर लात मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उसकी लात की गति उसकी पिछली लात की गति से कहीं अधिक थी। जैसे ही किक करीब आई, रुद्र ने एक अजीब सी मुस्कान दी। जैसा कि उसने पहले कहा था, रुद्र ने बचने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि जब लात उसके चेहरे के ठीक सामने पड़ी, तो उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अनुराग्नि ठाकुर की पिंडली को पकड़ लिया।
घूमते समय काफी ताकत लगाते हुए उसने उसे एक सहज गति में चारों ओर घुमाया। जैसे ही उसने उसे फेंका, अनुराग्नि ठाकुर घबराहट में चिल्ला उठी क्योंकि रुद्र ने उसे घुमा दिया था। इस घटना को देख रहे आसपास के कई छात्र अचंभित रह गए। न केवल ऐसा लग रहा था कि रुद्र को गोरी महिला की परवाह नहीं थी और उसने इतनी खूबसूरत महिला को इतने भद्दे तरीके से हवा में फेंक दिया, बल्कि उसने पिछले 6 विरोधियों को भी इसी तरह हराया था। अखाड़े के नीचे आरव ठाकुर को अपने माथे की नसों में धड़कन महसूस हुई जब उसने अपनी छोटी बहन के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होते देखा। रुद्र पर जानलेवा इरादा केंद्रित था क्योंकि वह उसे देख रहा था। अगर उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राजपास में मैच की अध्यक्षता नहीं कर रहे होते तो आरव ठाकुर बहुत पहले ही रुद्र को सबक सिखाने के लिए मैदान में आ गए होते। रुद्र की दोनों भुजाएं लगभग मजबूत चिमटे की तरह थीं, जो उसके पैरों को जकड़ रही थीं। उसने उसे 2 बार घुमाया और अंत में छोड़ दिया। उस समय केवल अनुराग्नि ठाकुर के सुंदर शरीर को आकाश में एक चाप में घूमते हुए देखा जा सकता था और अंत में वह अखाड़े से बाहर उड़कर दर्शकों के एक समूह से टकरा गया। उसने ये तरकीब राघव से सीखी थी। राघव को उनके कुछ मैचों में देखने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने विरोधियों को आसानी से अखाड़े से बाहर करने के लिए इसी तरह की विधि अपनाई थी। हालांकि रुद्र को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह तरीका त्वरित लेकिन आसान जीत हासिल करने के लिए बहुत आसान था और कुछ लोगों के साथ इसे आसानी से किया जा सकता था। दर्शकों में मौजूद उन लोगों के प्रति थोड़ी सी अवमानना के भाव के साथ जिन्होंने अनुराग्नि ठाकुर को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की थी, रेफरी द्वारा विजेता घोषित किए जाने पर रुद्र मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे मंच से चला गया। रुद्र को मैदान से बाहर जाते देख अनुराग्नि ठाकुर का चेहरा उतर गया। जब से वह पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक हजारों लोगों ने उसका लाड प्यार किया है। लट्टू की तरह घुमाकर हवा में उछाले जाने से उसे जो अपमान सहना पड़ा, उससे उसे लगा कि उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है और उसके साथ अन्याय हुआ है, भले ही उसे चोट नहीं लगी हो। जब वह इस बारे में सोच रही थी तो अनुराग्नि ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह मन ही मन रोते हुए अंततः आंसुओं की धारा बहाने लगी। जैसे ही रुद्र अखाड़े से नीचे चला, अनुराग्नि ठाकुर के भाई आरव ठाकुर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए वह गुर्राया, बच्चे, तुम में वाकई हिम्मत है कि मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। रुद्र ने आलस से क्रोधित आरव ठाकुर की ओर देखा और नाक भान से कोड़ी। बिना कुछ कहे रुद्र उससे दूर चला गया। उसके लिए शब्द व्यर्थ करना उचित नहीं था क्योंकि रुद्र यह नहीं सुन सकता था कि आरव ठाकुर अपने कबीले के प्रभाव का प्रयोग दूसरों को धमकाने के लिए कर रहा है। रुद्र को उससे दूर जाते देख आरव ठाकुर का चेहरा और भी उदास हो गया। रुद्र के मैच की समाप्ति के साथ ही अंतिम 4 नामों की घोषणा कर दी गई। अंत में रुद्र सेन, राघव, रवि ठाकुर और तियान मुजियोंग ही बचे रहे। जहां तक राघव का सवाल है, रुद्र को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वह सफल हो गया। हालांकि रुद्र ने यह नहीं सोचा था कि रवि ठाकुर अप्रत्याशित रूप से शीर्ष 4 में जगह बना लेगा। इसमें चौथा प्रतिभागी राजू भी शामिल था। उनकी उम्र अनुराग्नि ठाकुर से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। उसका शरीर मध्यम आकार का था और रंग गोरा था। यद्यपि वह युवा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह सुंदर था तथा उसके चेहरे की बनावट एकदम संतुलित थी। मंच के शीर्ष पर उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज बैठी थीं, जो धीरे धीरे शेष 4 छात्रों की ओर देख रही थीं। हल्की सी सहमति और हंसी के साथ उन्होंने घोषणा की, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष के नए छात्र अपने से पहले के छात्रों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हैं। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि हमारी पवित्र प्रकार अकादमी भी किसी ऐसे ही मजबूत खिलाड़ी को अपने अंदर समेटने में सक्षम होगी। शेष बचे 4 छात्रों की घोषणा करने के बाद उन्हें प्रतियोगिता जारी रखने से पहले 1 घंटे का आराम दिया गया। हालांकि कुछ चमत्कारिक संयोग से रुद्र का प्रतिद्वंद्वी का रवि ठाकुर था, जबकि राघव का प्रतिद्वंद्वी तियान म्यूजियम था। अखाड़े के नीचे आरव ठाकुर और उसके भाई बहन नीचे इकट्ठे हुए और देखने लगे। इस समय तक अनुराग्नि ठाकुर की आंखें लाल और सूजी हुई होने लगी थीं। दूसरे भाई, तुम्हें बाद में उसे सबक सिखाना होगा। मैच शुरू होने से पहले अनुराग्नि ठाकुर ने रवि ठाकुर से अनियंत्रित क्रोध के साथ कहा। अपनी बहन की लाल आंखें और आंसुओं से सना चेहरा देखकर रवि ठाकुर खुद को बहुत क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक सका और बोला, बहन की युली, चिंता मत करो। भले ही मुझे अकादमी द्वारा दंडित किया जाए, लेकिन आपका दूसरा भाई निश्चित रूप से उसे सबक सिखाएगा। कितना क्रूर बच्चा है। ये सोचकर कि वह हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करेगा, सचमुच उसकी मृत्यु जैसी इच्छा है। बहन, कृपया चिंता मत करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वह बच्चा जब तक इस अकादमी में रहेगा उसे केवल कष्ट ही महसूस होगा। यद्यपि प्रधानाध्यापक गरीब लोगों का पक्ष लेते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से आम आदमी नहीं हैं। अगर मैं उसे इतना पीटूं कि वह अपंग हो जाए तो भी हेडमास्टर कुछ नहीं कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वह हमें सिर्फ डांटेंगे। आरव ठाकुर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने जहर निगल लिया हो। जब बात उनकी बहन की आई तो आरव ठाकुर और रवि ठाकुर दोनों ने उसकी बहुत परवाह की। जब रुद्र ने उनकी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार किया था तो उसने पहले ही उन दोनों से अत्यधिक घृणा अर्जित कर ली थी। जल्द ही रुद्र और रवि ठाकुर दोनों मैदान में आ गए और मैच शुरू होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही घंटा बजा, रवि ठाकुर रुद्र की ओर दौड़ा और रुद्र के पेट पर अपनी मुट्ठी मारने की कोशिश की।
रुद्र ने का रवि ठाकुर के हमले को चतुराई से चकमा दिया तथा अपने मुक्के से जवाब दिया, जो उसके प्रतिद्वंद्वी के मुक्के से भी अधिक तेज था। उन्होंने का रवि ठाकुर के हमले का डटकर मुकाबला किया तथा अपने मुक्के से जवाब दिया, जो उनके प्रतिद्वंद्वी के मुक्के से भी अधिक तेज था। पेंग। इससे पहले कि का रवि ठाकुर जवाब दे पाता, रुद्र की मुट्ठी उसकी पीठ से टकरा चुकी थी। उसके घूंसे का बल इतना प्रबल था कि का रवि ठाकुर को पीछे की ओर लड़खड़ाना पड़ा और फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ा। एक बार के बाद रुद्र ने खुद को रोकने की जहमत नहीं उठाई। उसके दोनों पैर हरकत में आ गए और वह तेजी से उस ओर भागा जहां का रवि ठाकुर घुटनों के बल बैठा था। अचानक पहले लड़खड़ा रहे का रवि ठाकुर का एक बार फिर संतुलन बिगड़ गया और वह फिर से उड़ गया। चोट लगने के बाद वह रिंग के किनारे की ओर 2 मीटर तक उछला, जिससे वह लगभग रिंग से बाहर गिर गया, हालांकि उसका आधा शरीर पहले ही रिंग से बाहर लटक रहा था। शक्ति का ये प्रदर्शन देखकर रुद्र को देख रहे सभी छात्र आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक ही मुठभेड़ में विजेता का फैसला इतनी आसानी से हो जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे हर छात्र ने आश्चर्यजनक माना। 9 परत के सेंट फोर्स छात्र रवि ठाकुर को 8 संत फोर्स परत रुद्र द्वारा इतनी आसानी से हराया जा रहा था। का रवि ठाकुर के शरीर का आधा हिस्सा रिंग से बाहर निकला देखकर अनुराग्नि ठाकुर और आरव ठाकुर दोनों के दिल उनकी छाती से बाहर निकलकर उनके गले में उतर आए। अरे, दूसरा भाई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, कितना परेशान करने वाला। बेहतर होगा कि वह उसके जैसे बिगड़ेल लड़के से न हारे। अनुराग्नि ठाकुर क्रोध में पैर पटकते हुए रोने लगी। हालांकि जितनी देर तक वह का रवि ठाकुर को देखती रही, उतना ही आसानी से पता चल रहा था कि उसका चेहरा अपने बड़े भाई के लिए चिंता से भरा हुआ था। आरव ठाकुर ने झल्लाहट में सांस छोड़ते हुए कहा, दूसरा भाई ऐसा क्या कर रहा है कि वह इतना लापरवाह हो गया और एक ऐसे बदमाश से हार गया जो केवल 8 सेंट फोर्स में है। मंच के शीर्ष पर उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज ने उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, इस वर्ष हमने जिन नए छात्रों को चुना है वे निश्चित रूप से रत्न हैं। एक को तो स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है, जबकि दूसरे को मैं भविष्य में चमका सकता हूं। यद्यपि उसके हमले सरल हैं, फिर भी उसमें एक अजीब तरह का रहस्य छिपा है। हर बार जब मैच में कोई महत्वपूर्ण क्षण आता है तो वह लगभग तात्कालिक प्रतिक्रियाओं के साथ अत्यंत सटीक चालें चलता है। इन दोनों छात्रों को वास्तव में घनिष्ठ पोषण की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि भविष्य में ये दोनों फिनिक्स महाद्वीप के महान विशेषज्ञ होंगे। बेहतर होगा कि मैं इस बारे में बाद में प्रधानाध्यापक से बात करूं। अखाड़े में का रवि ठाकुर ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसके माथे से पहले ही ठंडा पसीना टपक रहा था। यदि उसका शरीर कुछ इंच और नीचे खिसक जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसका शरीर मैदान से नीचे गिर जाता। और फिर यदि वह सचमुच 8 सेंट फोर्स लेयर के छात्र से इतने अपमानजनक तरीके से हार गया होता तो उसे निश्चित रूप से एक महान अपमान के रूप में लेबल किया जाता। जब का रवि ठाकुर रेंग कर वापस ऊपर आया और घूमा तो उसके आसपास का दृश्य अचानक धुंधला हो गया और उसे अपने पेट में तीव्र दर्द का एहसास हुआ, इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसका शरीर पंख के समान हल्का महसूस हुआ, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि मंच छोटा होता जा रहा है। अगली बात जो उसने देखी वह ये कि उसका शरीर नीचे जमीन से टकराया और उसके पहले बेदाग सफेद वस्त्र पर अब एक धूल भरा पदचिह्न दिखाई दे रहा था। जमीन से उठकर का रवि ठाकुर ने चारों ओर देखा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाता कि अभी क्या हुआ था। उसकी आंखों से आक्रोश फूट पड़ा और उसने रुद्र को बुरी नजर से देखा। यद्यपि वह 9 परत तक पहुंच गया था, लेकिन अंततः उसे एक छात्र ने हरा दिया जो केवल 8 परत तक ही पहुंचा था और उसे लगा कि उसकी हार एक बहुत बड़ी बर्बादी थी। हर बार जब वह इस बारे में सोचता तो रवि ठाकुर का दिल अंतहीन क्रोध से भर जाता। उनके लिए यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपमान था। आरव ठाकुर का रवि ठाकुर के पास गया और बोला, दूसरे भाई, तुमने मुझे निराश किया है। तुमने सचमुच हमारे ठाकुर कबीले का मान खो दिया है। ये शब्द कहने के बाद आरव ठाकुर ने का रवि ठाकुर की ओर एक दूसरी नजर भी नहीं डाली और तुरंत उस क्षेत्र से बाहर चला गया। आरव ठाकुर की बातें सुनकर का रवि ठाकुर का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। दूसरे भाई, आप बहुत लापरवाह थे। हालांकि तुमने कहा था कि तुम उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे, लेकिन अंततः तुम्हें ही सबक सिखाया गया। अनुराग्नि ठाकुर ने निराश स्वर में नाराजगी से कहा। उसका स्वर काफी आक्रोशपूर्ण था। ये सुनकर रवि ठाकुर का चेहरा भी बदल गया और फिर गुर्राते हुए बोला, यह उसकी किस्मत की सीमा थी। इस क्षेत्र के कारण ही वह जीता था। यदि हम स्थान बदल लेते तो फिर वह कभी भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। तीसरी बहन, चिंता मत करो, मैं भविष्य में उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। अनुराग्नि ठाकुर ने सोचना शुरू किया। उसे लगा कि उसके तर्क में कुछ सच्चाई थी। धीरे से सिर हिलाते हुए उसने कहा, दूसरे भाई, अगली बार तुम्हें उसे जरूर सबक सिखाना होगा। का रवि ठाकुर ने अपनी छाती थपथपाई और गंभीरता से प्रतिज्ञा की, चिंता मत करो तीसरी बहन, इसे मुझ पर छोड़ दो। रुद्र के मैच जीतने के कुछ समय बाद ही राघव और तियान म्यूजियोन के बीच मैच भी समाप्त होने लगा। यद्यपि राघव की संत शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में एक स्तर कम थी, फिर भी उसकी स्वर्गीय आशीर्वादित शक्ति ने इस कमी को पूरा करने में मदद की। अंत में उसने जानवरों के शिकार से प्राप्त अनुभव पर भरोसा किया और अंततः राजू को मामूली अंतर से हराने में सफल रहा। रुद्र के साथ वह 2 फाइनलिस्टों में से एक बन गए।
अगले मैच के अंत तक दोनों में से एक विजयी हो जाएगा और उसे फ्रेशमैन रूलर का ताज पहनाया जाएगा। 2 घंटे के आराम के बाद अंततः प्रतियोगिता का फाइनल शुरू हुआ। रुद्र और राघव एक साथ मैदान में आए, फिर 10 मीटर की दूरी पर स्थित विपरीत छोरों पर चले गए। वहां पहले से ही 1000 से अधिक छात्र खेल देख रहे थे, जबकि इससे भी अधिक लोग सीट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए राघव की ओर देखा और राघव की प्रशंसा करते हुए कहा, राघव, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने अद्भुत हो कि फाइनल तक पहुंच सकोगे। रुद्र की प्रशंसा सुनकर राघव का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, हालांकि यह स्पष्ट था कि वह प्रशंसा सुनकर बहुत खुश था। एक ईमानदार हंसी के साथ राघव ने धीमी आवाज में कहा, रुद्रसेन, आप भी उतने ही अद्भुत हैं। अपनी बाहें और पैर फैलाते हुए रुद्र हंसा, राघव, यह अंतिम दौर है। हम में से केवल एक को ही फ्रेशमैन शासक का ताज पहनाया जाएगा, इसलिए आपको पूरी ताकत से लड़ना होगा। यदि आप मुझे हरा देते हैं तो आप चैंपियन बन जाएंगे। जीतने पर आप क्लास 3 मॉन्स्टर कोर अर्जित करेंगे, जिसकी कीमत कुछ 100 बैंगनी सिक्कों के बराबर होगी। यह आपके परिवार को जीवन भर खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। रुद्र की बात सुनकर राघव उत्साहित हो गया, रुद्रसेन, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को तैयार रखें। रुद्र केवल हंसकर सिर हिला सका, मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। बूम! जैसे ही मैच शुरू होने का संकेत देने के लिए घंटा बजा, राघव तुरंत ही ध्वनि के बाद आगे बढ़ गया। राघव रुद्र की ओर दौड़ा और तुरंत उसे दोनों हाथों से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने रुद्र को अखाड़े से बाहर उठाने और फेंकने के लिए अपनी स्वर्गीय धन्य शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। उसकी योजना को समझते हुए रुद्र हंस पड़ा। वह पहले से ही राघव की लड़ाई की शैली से बहुत परिचित था। अब तक हर एक मैच के लिए राघव ने एक ही रणनीति का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह अच्छी तरह से काम कर गया था। अगर रुद्र उसके द्वारा पकड़ा गया तो राघव की पकड़ से बचना बेहद मुश्किल होगा। रुद्र राघव की पहुंच से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बंद करके उसने अपनी 80% ताकत अपनी छाती पर वार करने में लगा दी। रुद्र की मुट्ठियां समय पर और तेज थीं, जिससे राघव को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। पेंग! रुद्र की मुट्ठी राघव की छाती से टकराने पर दबी हुई आवाज निकली। हालांकि रुद्र के चेहरे पर संतुष्टि का भाव धीरे धीरे बदल गया, जबकि राघव के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसने जिस पर मुक्का मारा था वह बिल्कुल भी मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुट्ठी दीवार से टकरा गई हो। राघव न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसका शारीरिक शरीर भी अत्यंत सुदृढ़ था, इतना सुदृढ़ कि वह विश्वास से परे था। हालांकि रुद्र के मुक्के ने राघव को पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन केवल एक पल के लिए। जोर से दहाड़ते हुए वह एक बार फिर दोनों हाथ फैलाकर रुद्र पर टूट पड़ा। अपनी 80% ताकत का उपयोग करके किए गए मुक्के से रुद्र ने राघव की त्वचा पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा। रुद्र को उत्तेजना महसूस होने लगी जब उसने देखा कि राघव अपनी मुट्ठियों के साथ उसके करीब आ रहा है। उसने भागने या चकमा देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने अपने हाथों से जवाबी हमला करने के लिए अपनी 100% शक्ति का उपयोग करने की तैयारी की। दोनों मुट्ठियां हवा में एक दूसरे से टकराईं और उसके प्रभाव से तेज आवाज उत्पन्न हुई। आवाज इतनी तेज थी कि मैदान के नीचे मौजूद भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति इसे दिन की तरह साफ सुन सकता था। जैसे ही दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, रुद्र के पैर कम से कम 10 मीटर पीछे खिसक गए और अंततः रुक गए। उसका दाहिना हाथ पहले ही कांपने लगा था, इसलिए यह स्पष्ट था कि रुद्र को जितना नुकसान हुआ था उससे कहीं अधिक उसे सहना पड़ा था। यद्यपि उसने संत बल के लिए औसत साधना स्तर को पार कर लिया था, फिर भी वह उस स्तर से बहुत दूर था जहां वह इस तरह की किसी चीज से होने वाले नुकसान को आसानी से नजरअंदाज कर सकता था। दूसरी ओर राघव केवल 2 मीटर पीछे खिसका। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई मामूली क्षति भी नहीं हुई है। रुद्र ने अपने लाल हो रहे हाथ को रगड़ा। 2 टकरावों के बाद अब उसे पूरी तरह से समझ आ गया था कि राघव से सीधे भिड़ना कितनी मूर्खतापूर्ण बात थी। राघव की ताकत सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी, उसका शरीर वास्तव में अकल्पनीय रूप से मजबूत था। यहां तक कि राघव से एक स्तर अधिक शक्तिशाली व्यक्ति भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राघव के खिलाफ जीत केवल तभी संभव थी जब कोई गति पर निर्भर हो। राघव, तुम्हारी ताकत पहले ही मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मैं अब अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा। राघव ने हंसते हुए कहा, तो आओ रुद्रसेन, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। राघव का स्वर तीव्र विश्वास से भरा था। रुद्र ने भी अपनी बेकार की बकबक बंद कर दी। जब उसके और राघव के बीच की दूरी मात्र 5 से 6 मीटर रह गई तो उसके कदम अचानक बदल गए। उसके पैर रहस्यमय धुंधले हो गए जो अचानक राघव के पीछे पुनः प्रकट हो गए। इससे पहले कि राघव कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, 2 भयंकर मुट्ठियों ने उसकी पीठ पर लगातार वार कर दिया। डोंग डोंग डोंग। अखाड़े से लगातार धीमी आवाज में वार की आवाजें आ रही थीं, मानो ये ध्वनियों की एक ही सतत पंक्ति हो। ऐसे भारी हमलों के तहत राघव का शरीर भी आगे की ओर इतना लड़खड़ा गया कि उसके पास मुड़ने के लिए बहुत कम समय बचा। हाँ, राघव ने क्रोध में गुर्राते हुए स्वयं को संभालने का प्रयास किया। अचानक वह अपनी मुट्ठियां निकालकर पीछे मुड़ा और उन्हें रुद्र पर मारने की कोशिश की।
जिस समय राघव ने रुद्र पर हमला करने की कोशिश की, वह हल्के से 2 मीटर हवा में उछल गया। राघव की मुट्ठी से बाल बाल बचते हुए रुद्र ने अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके हवा में ही राघव पर लात मारी। उसके दोनों पैरों में जबरदस्त ताकत थी और वे राघव की पीठ की ओर बढ़ रहे थे। डोंग डोंग डोंग। रुद्र ने जमीन पर वापस आने से पहले कई बार अपने पैरों से वार किया। इस समय तक रुद्र ने राघव के चेहरे पर कई बार लात मारी थी, जिससे उसके चेहरे पर चोटें आ गई थीं। जमीन पर उतरने के तुरंत बाद रुद्र ने फर्श पर घूमकर बिना रुके अपने पैरों को नीचे मोड़ लिया। उसका बायां पैर 180 डिग्री के चाप में घूम गया तथा उसका दायां पैर राघव के पैरों पर घूम गया। पेन। राघव का पैर उसके नीचे गिर गया, लेकिन वह तुरंत वापस उठ खड़ा हुआ और गुर्राते हुए रुद्र की ओर झपटा। रुद्र और राघव के बीच एक और करीबी मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन राघव की ईश्वर प्रदत्त शक्ति और उसके भयानक रूप से मजबूत शरीर के कारण रुद्र के पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। चूंकि रुद्र पहले ही 2 बार इसका अनुभव कर चुका था, इसलिए उसने इस स्थिति के लिए एक उपाय सोचा था। हालांकि यह सबसे अच्छा विचार नहीं था, लेकिन उसके पास उससे लड़ने का कोई और रास्ता भी नहीं था। रुद्र ने राघव के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी चपलता पर भरोसा करने का फैसला किया था। हालांकि राघव का शरीर बेहद मजबूत था, लेकिन रुद्र राघव के शरीर पर एक ही जगह पर हमला कर रहा था ताकि राघव को इतना दर्द हो कि वह अंततः मुंह बनाने पर मजबूर हो जाए। आगे की स्थिति अब एक तरफा होती जा रही थी। रुद्र ने पिछले विश्व में अर्जित अनुभव पर भरोसा करते हुए लगातार राघव को इतना हराया कि वह केवल अपने सिर पर हाथ रखकर ही भाग सकता था। यद्यपि कई बार राघव को वापस लड़ने के कुछ अवसर मिले थे, लेकिन वह रुद्र को चोट नहीं पहुंचा पाया। उसके हमले रुद्र के कपड़ों को छू भी नहीं पाए। इस प्रदर्शन को देखकर दर्शकों में बैठा प्रत्येक छात्र केवल स्तब्ध होकर मैच देख रहा था। चाहे रुद्र अपनी मार्शल आर्ट में कितना भी तेज क्यों न हो, उसकी गति औसत व्यक्ति से कहीं अधिक थी, जिसके कारण सभी छात्र बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहे थे, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मंच के शीर्ष पर गुप्ता राज ने रुद्र को देखकर प्रशंसा में कहा, यह बच्चा निश्चित रूप से अद्वितीय है, उसका युद्ध अनुभव समृद्ध है और उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस छात्र का नाम रुद्र सेन है, इसलिए उसके नाम से पता चलता है कि वह रामगढ़ सिटी के सेन कबीले से है। ऐसा लगता है कि मुझे बाद में सचमुच हेडमास्टर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, राघव अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। वह जोर से चिल्लाया और बोला, रुको रुको, मैं अब और नहीं लड़ सकता, मैं हार मानता हूं। रुद्र ने तुरंत अपना हमला रोक दिया और राघव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब और लड़ क्यों नहीं रहे हो? राघव ने दुखी चेहरे के साथ उन लाल धब्बों को रगड़ा जहां रुद्र ने बार बार मारा था और दुखी होकर कहा, तुम इतनी तेज चलते हो कि मैं तुम्हें साफ साफ देख भी नहीं सकता। मेरे पास तुम पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तुम पूरे समय मुझ पर चिल्लाती रही। हंसते हुए रुद्र ने पूछा, तो फिर आप नंबर 1 स्थान छोड़ने जा रहे हैं? हालांकि रुद्र ने राघव के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसकी त्वचा इतनी मोटी थी और उसका शरीर इतना मजबूत था कि उसे कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची। राघव ने अपना सिर हिलाया और दबी हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए नंबर 1 स्थान मेरा नहीं है। दूसरा स्थान पहले से ही काफी अच्छा है। क्लास 2 मॉन्स्टर कोर को अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। इसके बाद दोनों छात्र मंच से चले गए, जबकि तीसरे स्थान के विजेता की घोषणा की गई। रवि ठाकुर और राजू, जिन्होंने विजेता का निर्धारण करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कड़ी प्रतिस्पर्धा की थी। अंत में राजू ने जीत हासिल की और तीसरे स्थान का खिताब हासिल किया। शीर्ष 3 खिलाड़ियों का कोटा पूरा होने के बाद रुद्र को मंच पर बुलाया गया। जैसे ही उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज उनकी ओर बढ़े, उन्होंने रुद्र की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। तुरंत अपनी नजरें फेरते हुए उन्होंने दर्शकों में मौजूद हजारों छात्रों की ओर देखा और घोषणा की, प्रिय छात्रों, इस वर्ष की नए छात्रों की प्रतियोगिता अंततः समाप्त हो गई है। मैं इस वर्ष के नए छात्र शासक के रूप में छात्र रुद्र सेन को घोषित करता हूं, जो एक संत बल परत का अभ्यासी है। उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज ने दृढ़ स्वर में बात की, जिससे सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। लेकिन जब 9 सेंट फोर्स लेयर के कुछ छात्रों ने सुना कि नया फ्रेशमैन रूलर 8 सेंट फोर्स लेयर का छात्र है, तो उनमें से कई इसे स्वीकार नहीं कर सके। हालांकि वे केवल अपनी नाराजगी ही व्यक्त कर सकते थे, लेकिन रुद्र की ताकत ऐसी चीज थी जिसे वे स्वीकार कर सकते थे। उनमें से कुछ तो उसके लड़ने के तरीके से चकित भी थे, और उसकी गति ऐसी चीज थी जिसे बहुत से लोग खारिज नहीं कर सकते थे। इस साल के नए छात्र वास्तव में बहुत बेकार हैं। 9 सेंट फोर्स स्तर तक पहुंचने वाले इतने सारे लोगों के सामने अंतिम फ्रेशमैन शासक 8 सेंट फोर्स स्तर पर एक युवा बन गया। ये सचमुच बहुत शर्मनाक है। यह सच है, आज के नए छात्र वास्तव में बहुत कमजोर थे। न केवल फ्रेशमैन रूलर का खिताब 8 सेंट फोर्स लेयर के एक व्यक्ति द्वारा लिया गया था, बल्कि मैंने सुना कि दूसरे स्थान पर जो धूप से झुलसा हुआ युवक था, वह भी केवल 8 सेंट फोर्स लेयर का ही एक व्यक्ति था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इन नए लोगों ने 9 सेंट फोर्स लेयर के लिए क्या अभ्यास किया था। जो 2 लोग बोल रहे थे वे अकादमी की वर्दी पहने हुए वरिष्ठ छात्र थे। उनकी आवाज उन लोगों के प्रति उपहासपूर्ण थी जो उन दोनों से हार गए थे। दोनों छात्रों की शिकायत सुनकर एक अन्य वरिष्ठ ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि 9 सेंट फोर्स लेयर तक पहुंचने वाले नए छात्र कमजोर थे, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 8 सेंट फोर्स लेयर के छात्र उनसे बड़े अंतर से मजबूत थे। उस धूप से झुलसे बच्चे में इतनी ताकत थी कि वह किसी को भी डरा सकता था। मुझे मत बताइए कि आप लोगों ने ये नहीं देखा कि कैसे 9 सेंट फोर्स स्तर के छात्रों को आसानी से अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया। यदि हम लोग लड़ रहे होते तो मुझे यकीन है कि हमारी स्थिति नए छात्रों से बेहतर नहीं होती। जहां तक प्रथम स्थान पाने वाले नए छात्र की बात है, तो उसकी ताकत और भी अधिक भयावह थी। क्या आप लोगों ने ये भी नहीं देखा कि वह कितनी तेजी से घूम रहा था और हमला कर रहा था? अगर हम भी उसी स्थिति में होते तो हमें उनके हमलों से बचने में बहुत मुश्किल होती। उन दो छात्रों के अलावा अकादमी के कई अन्य सीनियर भी आपस में मैचों पर चर्चा कर रहे थे। वे पहले से ही कई वर्षों से अकादमी में थे, लेकिन इस वर्ष की प्रतियोगिता ने उन्हें अवाक कर दिया था। इस वर्ष के नए बैच में कई छात्र ऐसे थे जो 9 सेंट फोर्स लेयर तक पहुंचे थे, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि शीर्ष 2 छात्र 8 सेंट फोर्स लेयर के छात्र होंगे। इसके तुरंत बाद रुद्र को पुरस्कार के रूप में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर प्राप्त हुआ। ये गहरे लाल रंग का था और उस राक्षस कोर से बड़ा था जो उसके भाई ने उसे पहले दिया था। अपना हाथ ऊपर उठाकर रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके अंदर से भारी मात्रा में शक्ति निकल रही है। कोर में ऊर्जा की विशाल मात्रा और उसकी पिछली दुनिया में सच्ची क्यूई में बहुत छोटा अंतर था, लेकिन जहां तक रुद्र का सवाल है, कोर से आने वाली ऊर्जा बहुत बड़ी थी। राक्षस कोर के अलावा रुद्र को एक पदक भी मिला था जो पूरी तरह से सोने से बना था और उस पर एक सजावटी डिजाइन लिखा हुआ था। रुद्र ने जो सुना था उसके अनुसार उसके द्वारा जीते गए पदक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि पदक का क्या उपयोग है। लेकिन जब वह इसे समझने की कोशिश कर रहा था, तो प्रधानाध्यापक गुप्ता राज ने उसे समझाया, ये पदक केवल प्रत्येक नए प्रतियोगिता के प्रथम स्थान विजेता को ही दिया जा सकता है। जब तक आपके पास ये है, तब तक आपको हर महीने क्लास 1 मॉन्स्टर कोर दिया जाएगा। इसके अलावा पदक पहनने वाले को लाइब्रेरी की पहली 5 परतों तक पहुंचने की अनुमति देता है। हर महीने क्लास 1 मॉन्स्टर कोर दिया जाएगा, साथ ही लाइब्रेरी के पहले 5 स्तरों तक मुफ्त पहुंच भी दी जाएगी। गुप्ता राज का स्पष्टीकरण सुनकर रुद्र का दिल आश्चर्य से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि छात्रों को हर महीने एक अच्छा कोर भी नहीं मिल पाता? और किसने सोचा होगा कि पुस्तकालय पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? पदक प्राप्त करते समय रुद्र ने बाद में अपने भाई समीर से इस बारे में पूछने की योजना बना ली थी। वह पहले ही 3 या 4 दिनों से इस अकादमी में था, लेकिन 3 दिन तो पूरी तरह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में व्यतीत हो गए थे। पहले दिन भी उनके पास मुश्किल से आधा दिन ही था, इसलिए अकादमी के बारे में अधिक जानने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। रुद्र के मैदान से बाहर जाने के बाद राघव और तियान म्यूजियोंग दोनों अपने अपने पुरस्कार स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। समापन समारोह के बाद छात्रों की भीड़ पहले ही तितर बितर होने लगी थी। चौथे भाई, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने सचमुच प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता है। जब पिताजी को ये बात पता चलेगी तो वे बहुत खुश होंगे। जैसे ही दोनों उसके छात्रावास की ओर चले, समीर रुद्र के साथ खुशी से बातें करता रहा। जैसे जैसे दोनों बात करते रहे, रुद्र हंसने लगा, क्योंकि वह अपनी मां से मिली गर्मजोशी को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर मां को इस बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी, रुद्र ने मन ही मन सोचा। एक झटके में समीर और रुद्र छात्रावास में पहुंचे और रुद्र के कमरे में प्रवेश किया। समीर ने अधीरता से रुद्र से पूछा, चौथे भाई, जल्दी करो और मुझे क्लास 3 मॉन्स्टर कोर दिखाओ। समीर के अभी भी उत्साहित भाव को देखते हुए रुद्र हंसा और अपने अंतरिक्ष बेल्ट से राक्षस कोर को बाहर निकाला और उसे समीर को सौंप दिया। समीर ने कोर को अपने हाथ में लिया और उसे लगातार घुमाया, मानो वह कोई बहुमूल्य वस्तु हो। उन्होंने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई। चौथे भाई, आप वाकई अद्भुत हैं। अकादमी में प्रवेश करने के तुरंत बाद आपको क्लास 3 मॉन्स्टर कोर मिल गया। आपके बड़े भाई पहले से ही 2 साल से इस अकादमी में हैं और मुझे अब तक सबसे अधिक क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मिला है। इसके अलावा मुझे इसके लिए पैसे भी देने पड़े। ये सुनकर रुद्र केवल हंस सका। बड़े भाई, मैंने सुना है कि आप पहले ही 1 परत के शिखर पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही संत स्तर तक पहुंच जाएंगे। आपको ये क्लास 3 मॉन्स्टर कोर लेना चाहिए। रुद्र ने राक्षस कोर को एक महत्वपूर्ण वस्तु नहीं माना, और हालांकि कक्षा 3 राक्षस कोर खेती की दर में वृद्धि करेगा, रुद्र को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। समीर रुद्र के शब्दों से दंग रह गया, लेकिन उसने जल्दी से अपने होश संभाले और क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को वापस रुद्र के हाथों में रख दिया और कहा, ऐसा नहीं चलेगा। ये क्लास 3 मॉन्स्टर कोर कुछ ऐसा था जिसे चौथे भाई ने काफी परेशानियों से गुजरने के बाद हासिल किया था। तुम्हारा बड़ा भाई ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नए लौटे क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को देखते हुए रुद्र मुस्कुराया। उसने वास्तव में अपने बड़े भाई के कार्यों की प्रशंसा की। कम से कम उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि समीर तीसरे भाई श्याम की तरह हो जाएगा और उसके लिए बाधा बन जाएगा। एक बार फिर रुद्र ने क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को समीर के हाथों में रख दिया। बड़े भाई, ये क्लास 3 मॉन्स्टर कोर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस बार रुद्र वास्तव में चाहता था कि समीर राक्षस कोर को स्वीकार कर ले। निश्चित रूप से नहीं। समीर का इनकार बिना किसी हिचकिचाहट के मजबूत और स्पष्ट रूप से सामने आया।
उन्होंने राक्षस कोर को रुद्र को वापस सौंप दिया और कहा, चौथे भाई, इस राक्षस कोर का उपयोग आपके द्वारा किया जाना चाहिए। यह आपके लिए फ्रेशमैन रूलर बनने का इनाम है। ये वस्तु निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जो आपका बड़ा भाई आपसे चाहेगा। ये देखते हुए कि उसका भाई समीर कितना दृढ़ था, रुद्र असहाय होकर केवल क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को वापस ले सकता था। उसके बाद रुद्र ने अपने बड़े भाई से अकादमी के मामलों के बारे में कुछ सवाल पूछना शुरू किया। समीर को अकादमी के बारे में हर एक नियम को ध्यानपूर्वक समझाने में 3 घंटे लग गए, जो रुद्र को समझ में नहीं आया था, जिससे अकादमी के साथ रुद्र की परिचितता बढ़ गई। पहले थे पवित्र प्रकार अकादमी के प्रधानाध्यापक, जो उन छात्रों को तरजीह देते थे जो कुलीन पृष्ठभूमि से नहीं थे। यदि वह किसी कुलीन व्यक्ति को किसी आम व्यक्ति को धमकाते हुए पाता, तो वह छात्र निश्चित रूप से सजा से बच नहीं पाता। कुलीनों के बीच होने वाली लड़ाइयों के संबंध में वह तब तक आंखें मूंद लेते थे जब तक कि वह कोई बड़ी बात न बन जाए। इसके अलावा वह उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। इसके अलावा पवित्र प्रकार अकादमी में स्नातक होने के लिए महान संत स्तर तक पहुंचना होगा। स्नातक करने वालों के पास अकादमी में बने रहने का विकल्प होता था, या पवित्र प्रकार अकादमी की सिफारिश पर वे किसी राज्य के प्रति वफादारी की शपथ ले सकते थे और उनकी सेना में शामिल हो सकते थे। जिनमें बहुत अधिक क्षमता होगी, वे अकादमी की सिफारिश से उच्च वेतन अर्जित करने में सक्षम होंगे। अकादमी के भीतर संत स्तर से नीचे के लोगों को हर महीने एक श्रेणी 1 राक्षस कोर प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जिसका उपयोग वे अपनी साधना में सहायता के लिए कर सकेंगे। जो छात्र संत स्तर पर थे और उन्होंने संत हथियार अर्जित किया था, वे हर महीने कक्षा 2 मॉन्स्टर कोर अर्जित करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा ये छात्र अपनी कोर के लिए जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए पवित्र प्रकार अकादमी से 20 मील दूर जंगल में भी जा सकेंगे। यद्यपि जंगल बड़ा नहीं था, फिर भी इसका विस्तार लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में था। जंगल के अंदर के सभी जादुई जानवरों को अकादमी द्वारा मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उनमें से अधिकतर सामान्यतः निम्न स्तर के जादुई जानवर थे। उनकी आक्रमण क्षमता सभी जानवरों में सबसे कम थी, तथा उन्हें गंभीर चोट लगने की संभावना नहीं थी। पवित्र प्रकार अकादमी ने इन निम्न स्तर के जादुई जानवरों को छात्रों के लिए वास्तविक युद्ध की स्थिति में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए तैयार किया, साथ ही जादुई जानवरों को जंगली परिस्थितियों के अनुकूल होने का अवसर भी दिया। जंगल का सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर श्रेणी 2 के जानवर से अधिक शक्तिशाली नहीं था, जबकि कई जानवर तो सामान्य जंगली जानवर थे, जो श्रेणी 1 के जादुई जानवर के बराबर भी नहीं थे। हालांकि यदि कोई श्रेणी 2 का जादुई जानवर प्रकट होता है, तो अकादमी कुछ विशेषज्ञों को राक्षस की देखभाल करने के लिए भेजती है, ताकि छात्रों को चोट लगने से बचाया जा सके। जंगल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला क्षेत्र जंगली जानवरों से भरा था, जो प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए थे। दूसरा क्षेत्र वह स्थान था जहां प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर रहते थे। अंतिम क्षेत्र श्रेणी 2 के जादुई जानवरों से भरा था। सभी 3 क्षेत्रों को प्रधानाध्यापक की पिछली पीढ़ियों द्वारा अन्य क्षेत्रों के खिलाफ सफलतापूर्वक सील और नाकाबंदी कर दी गई थी, इसलिए किसी को भी राक्षसों के जंगल से भागने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अकादमी में एक पुस्तकालय भी था, जो 7 स्तरों में विभाजित था। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें थीं, जिनमें प्रचुर मात्रा में जानकारी थी। महाद्वीप के इतिहास के बारे में पुस्तकों के अलावा वहां अभ्यासकर्ताओं के लिए कई गुप्त प्रशिक्षण पुस्तिकाएं भी थीं। जो छात्र अभी तक सेंट स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, वे पुस्तकालय के केवल पहले 2 स्तरों तक ही पहुंच पाएंगे। जिस क्षण कोई छात्र संत के स्तर तक पहुंच जाता है और अपनी संत शक्ति को संत हथियार में संघनित कर लेता है, तब वह तीसरे और चौथे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है। चौथे स्तर से ऊपर के किसी भी स्तर के लिए केवल शिक्षक या महान संत स्तर के छात्र ही प्रवेश कर सकते थे। जब तक समीर ने रुद्र को स्कूल के बारे में जानकारी बताई, तब तक रात काफी हो चुकी थी। इस प्रकार समीर जल्दी से रुद्र के छात्रावास से बाहर निकला और अपने छात्रावास की ओर भागा। इस बीच पवित्र प्रकार अकादमी के केंद्र में स्थित एक टॉवर के शीर्ष पर उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज सम्मानपूर्वक एक कार्यालय डेस्क के सामने खड़े थे। उसके सामने वास्तव में वही प्रधानाध्यापक रुद्र था जिससे वह पहले भी मिल चुका था। पवित्र प्रकार अकादमी के प्रधानाध्यापक ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया। उप प्रधानाध्यापक की ओर उदासीनता से देखते हुए उन्होंने कहा, गुप्ता राज, क्या आपने बताया कि प्रतियोगिता जीतने वाले नए छात्र का नाम रुद्रसेन था? प्रधानाध्यापक के स्वर में आश्चर्य झलक रहा था। गुप्ता राज ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ प्रधानाध्यापक, मुझे पता चला है कि रुद्रसेन काफी उल्लेखनीय है। वह सेंट फोर्स के केवल 8 स्तर पर है, लेकिन पहले से ही 9 स्तर पर मौजूद नए लोगों को हरा सकता है। उनके हमले न केवल आक्रामक हैं, बल्कि काफी चुस्त और फुर्तीले भी हैं। ऐसा भी लगता है कि उसके पास युद्ध का पर्याप्त अनुभव है, जो उसकी अपेक्षित ताकत से मेल नहीं खाता। यहाँ तक कि राघव, जिसके पास दिव्य शक्ति वाला शरीर है, वह भी रुद्र से एक साधारण तरीके से हार गया, यहाँ तक कि जवाबी हमला करने में भी असमर्थ था। ये सुनकर प्रधानाध्यापक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, गुप्ता राज, क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? क्या रुद्रसेन वास्तव में इतना अद्भुत है? हेडमास्टर जी, मैंने जो कुछ कहा वह सब सच है, गुप्ता राज ने दृढ़ स्वर में कहा। प्रधानाध्यापक धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और बुदबुदाए, ऐसा लगता है कि ये बच्चा रुद्रसेन उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली है जितना मलिक ने कहा था।
उन्होंने किसी भी प्रकार के राक्षस कोर या स्वर्गीय खजाने का उपयोग नहीं किया और फिर भी 15 वर्ष की आयु तक संत बल की एक परत तक पहुंचने में सक्षम थे। कितनी आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। ये सोचना भी अकल्पनीय है कि उनके पास युद्ध का प्रचुर अनुभव भी है। यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक की आवाज में भी आश्चर्य की झलक थी। प्रधानाध्यापक को अपने आप से बुदबुदाते हुए सुनकर गुप्ता राज के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था। तथ्य यह है कि उसने 15 वर्ष की आयु तक एक परत तक पहुंचने के लिए किसी भी स्वर्गीय खजाने या राक्षस कोर का उपयोग नहीं किया था। यह मगध साम्राज्य के भीतर एक प्रकार की प्रतिभा थी जिसे केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास ही माना जा सकता था। हेडमास्टर, ऐसा लगता है कि इस रुद्रसेन का भविष्य असीमित है। गुप्ता राज ने आह भरी। प्रधानाध्यापक ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक वह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा तब तक उसने आज जो कौशल दिखाया है वह निश्चित रूप से कुछ अधिक विकसित हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हमारी पवित्र प्रकार अकादमी अंततः एक मजबूत व्यक्ति का दावा करने में सक्षम होगी, बशर्ते वह महानता के मार्ग पर चलते हुए मर न जाए। जब तक वह वास्तव में फिनिक्स महाद्वीप के एक मजबूत व्यक्ति के रूप में विकसित होता है तब तक न केवल हमारी पवित्र प्रकार अकादमी प्रसिद्ध हो जाएगी बल्कि महाद्वीप के भीतर हमारे मगध साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अभी हमारे आसपास के राज्य अधिक से अधिक अशांत हो रहे हैं। इंटेनिया इतने वर्षों के बाद यदि हमारे मगध साम्राज्य में कोई भी मजबूत व्यक्ति नहीं है तो मुझे डर है कि जल्द ही या बाद में हमारे आसपास के राज्यों में से कोई एक हमला करेगा। ये सुनने के बाद गुप्ता राज का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। मगध साम्राज्य न तो एक बड़ा राज्य था और न ही एक छोटा राज्य था, लेकिन इसकी उपजाऊ भूमि थी जिसे देखकर आसपास के कई राज्य ईर्ष्या करते थे। यदि मगध साम्राज्य के 6 विशेषज्ञ न होते तो आसपास के राज्यों ने बहुत पहले ही उन पर हमला कर दिया होता। गुप्ता राज ने कुछ देर सोचा, फिर ध्यान से पूछा, हेडमास्टर, क्या हमें रुद्रसेन को कक्षा 1 और 2 के मॉन्स्टर कोर मुफ्त में देने पर विचार करना चाहिए? इस तरह हम उसके साथ अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। प्रधानाध्यापक ने उप प्रधानाचार्य के प्रस्ताव पर कुछ देर विचार किया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, यह संभव नहीं होगा। यद्यपि राक्षस कोर का उपयोग करके व्यक्ति की साधना दर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने के दुष्प्रभाव भी हैं। रुद्रसेन अभी बहुत छोटा है, हम उसे राक्षस कोर का उपयोग करने का आदी नहीं बनने दे सकते। अन्यथा जब वह बाद के स्तरों पर पहुंचेगा तो उसकी नींव बहुत कमजोर होगी, जो उसकी भविष्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी। अपनी वर्तमान आयु में उन्हें चुपचाप आत्म अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे नींव रखने में मदद मिलेगी तथा सफलता प्राप्त करने में उनकी संभावना बढ़ जाएगी। हाँ प्रधानाध्यापक जी, गुप्ता राज समझती है कि अब क्या करना है। गुप्ता राज ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा प्रधानाध्यापक ने जो कहा था वह काफी हद तक सही था। हेडमास्टर, आप राघव को कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? गुप्ता राज ने पूछा। कल सुबह राघव को मेरे पास ले आना। यदि वह इच्छुक हो तो मैं उसे अपना निजी शिष्य बना लूंगा। प्रधानाध्यापक ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया। हाँ प्रधानाध्यापक। समीर के कमरे से चले जाने के बाद रुद्र अपने बिस्तर पर बैठ गया और कुछ देर तक नई जानकारी पर विचार करता रहा। इसके बाद उसने अपने पैरों को एक दूसरे पर चढ़ा लिया और अपने हाथ में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर लेकर उसने क्लास 3 मॉन्स्टर कोर से ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करना शुरू कर दिया। राक्षस के अंदर एक जादुई जानवर की आत्मा थी। अंदर की ऊर्जा न केवल शुद्ध थी बल्कि काफी मजबूत भी थी। समीर ने जो कहा था उसके अनुसार जिस क्षण रुद्र ने राक्षस कोर को अवशोषित करना शुरू किया तब उसे कोर से बहने वाली शुद्ध और मजबूत ऊर्जा की एक लंबी धारा का एहसास होने लगा। वह उसकी बांह से होकर ऊपर की ओर बहता और धीरे धीरे उसके शरीर में समा जाता। रुद्र ने ऊर्जा को अपने शरीर में निर्देशित करने के लिए राक्षस कोर से निरंतर बाहरी प्रवाह में हेरफेर किया। अपने शरीर में ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करते हुए उन्होंने धीरे धीरे ऊर्जा को संत बल में परिवर्तित कर दिया और फिर धीरे धीरे उसे अपने डानटियन में अवशोषित कर लिया। खेती के लिए राक्षस कोर का उपयोग करने से वास्तव में खेती की दर कई गुना बढ़ गई। साधना के सामान्य तरीके के कारण व्यक्ति को विश्व सार को धीरे धीरे अवशोषित करना होगा, उसके बाद उसे अंततः अपनी ऊर्जा में परिवर्तित करना होगा, लेकिन इसकी तुलना राक्षस कोर की गति से नहीं की जा सकती। प्राकृतिक क्यूई की तुलना राक्षस कोर की शुद्ध आत्मा ऊर्जा से नहीं की जा सकती। आखिरकार राक्षस कोर की आत्मा जानवर का सबसे शुद्ध हिस्सा थी। राक्षस कोर से ऊर्जा का उपयोग करने से साधना की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। इस कारण से मॉन्स्टर कोर अत्यंत महंगे थे, भले ही वह केवल क्लास 1 मॉन्स्टर कोर ही क्यों न हो। आकाश और जमीन के बीच धीरे धीरे प्रकाश की कई किरणें प्रकट हुईं। चमकदार लाल सूरज अंततः आकाश में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिससे सूर्य की कोमल और गर्म किरणें निकल रही थीं। हजारों प्रकाश किरणों के साथ सूर्य की सुनहरी रोशनी ने धरती को ऐसे रोशन कर दिया मानो पूरी धरती सुनहरे कालीन में रंग गई हो। उसी समय बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठे रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में प्रसन्नता के भाव थे और उसके मुंह के कोनों पर भी मुस्कान की झलक थी। कल रात की साधना के बाद रुद्र को कई लाभ प्राप्त हुए जो कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बराबर थे। जादुई पत्थर के भीतर की शक्ति को अवशोषित करके रुद्र की साधना की गति वास्तव में 10 गुना बढ़ गई थी। अभी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर संत शक्ति 1 टन से बढ़ गई थी।
उनकी गणना के आधार पर वह 9 सेंट फोर्स परत तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं थे। उसकी वर्तमान गति के अनुसार 9 सेंट फोर्स परत तक पहुंचने में उसे अधिकतम 1 सप्ताहांत का समय ही लगेगा। बेशक ये केवल रुद्र का अनुमान था, सटीक मानों का परीक्षण किया जाना था। यदि ये तथ्य दूसरों को पता चल जाता कि रुद्र ने जादुई पत्थर के भीतर से जितनी शक्ति अवशोषित की थी वह सामान्य रूप से साधना से प्राप्त की जाने वाली शक्ति से 10 गुना अधिक थी, तो वे निश्चित रूप से सदमे से तबाह हो जाते। यद्यपि जादुई पत्थर साधना की दर को तेजी से बढ़ा सकता था, फिर भी ये सामान्य परिस्थितियों में 10 गुना अधिक तेज गति प्राप्त करने से बहुत दूर था। जादुई पत्थर का उपयोग करके खेती करने वाला औसत व्यक्ति सामान्यतः खेती की दर को केवल 2 या 3 गुना ही बढ़ा पाएगा। यदि व्यक्ति थोड़ा अधिक शक्तिशाली भी हो तो भी उसकी साधना दर केवल 6 या 7 गुना ही बढ़ेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रुद्र की शक्ति संत स्तर की भी नहीं थी, ये तथ्य कि वह अपनी साधना दर को 10 गुना तक बढ़ा सकता था निश्चित रूप से एक अत्यंत भयावह गति थी। उसके हाथों में जादुई पत्थर को देखकर, हालांकि पत्थर का रंग बिल्कुल नहीं बदला था, रुद्र ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जादुई पत्थर पूरे समय उसके हाथ में पकड़े रहने के कारण एक गोलाकार आकार से सिकुड़ गया था। छात्रावास से निकलने के बाद रुद्र सीधे भोजन कक्ष में पहुंचा। आज सुबह भोजन कक्ष का नाश्ता थोड़ा अधिक भरपूर था। जादुई जानवर के दूध के एक गिलास के अलावा वहां कुछ जादुई जानवर का मांस भी था। रुद्र ने सेन परिवार में काफी जादुई जानवर का मांस खाया था और उसका स्वाद काफी लजीज था। अपनी पिछली दुनिया में रुद्र ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। यद्यपि 3 दिन लंबे नहीं थे, फिर भी इसने रुद्र को पवित्र प्रकार अकादमी की जीवनशैली और वातावरण के अधिक अभ्यस्त होने का अवसर दिया। इन 3 दिनों में रुद्र ने पहले दिन कक्षाओं में भाग लेने के अलावा अन्य 2 दिनों में अपना समय या तो अपने कमरे में साधना करते हुए या पुस्तकालय में घूमते हुए बिताया था। इस तथ्य के कारण कि अकादमी के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम इस बात के इर्द गिर्द घूमता था कि किसी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, खतरनाक स्थिति में क्या करना चाहिए और शहरों के बाहर के क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होगी, रुद्र को लगा कि ये चीजें सीखने लायक भी नहीं थीं। वह अपने पिछले जन्म में एक घुमक्कड़ था। अपने अनुभव से वह उन शिक्षकों को सिखा सकता था कि कक्षा को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। अपने युद्ध अनुभव और दुनिया में कहीं भी रहने की क्षमता के साथ वह शिक्षकों और छात्रों दोनों को अकेले ही पढ़ा सकते थे। क्योंकि शिक्षकों का युद्ध अनुभव बहुत व्यापक नहीं था, इसलिए उसकी तुलना रुद्र से भी नहीं की जा सकती थी। अगली सुबह रुद्र ने अकादमी की वर्दी पहनी और भोजन कक्ष में भोजन करने के बाद सीधे पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। अकादमी अपनी कक्षाओं के बारे में बहुत ढीली थी। यदि कोई आना चाहता था तो आ सकता था, यदि कोई नहीं आना चाहता था तो भी कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार अधिकांश कुलीन लोगों और अमीर परिवारों के बच्चों को बचपन से ही ट्यूशन पढ़ाया जाता था, इसलिए उनके पास ज्ञान तो था जो कुछ अध्यापकों से प्रतिस्पर्धा कर सकता था, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी थी। इसलिए ये कक्षाएं केवल आम लोगों के सीखने के लिए ही थीं। ये बहुत दुर्लभ था कि कोई कुलीन व्यक्ति किसी कक्षा में भाग लेता था, और यदि वे ऐसा करते भी थे तो वह एक छोटा कुलीन व्यक्ति होता था। पुस्तकालय के प्रथम तल पर पहुंचकर रुद्र ने कुछ पुस्तकें ली और पढ़ने के स्थान पर एक मेज पर बैठकर उत्सुकता से उन्हें पढ़ने लगा। पवित्र प्रकार अकादमी का पुस्तकालय विशाल था और वहां लगभग हर विषय पर प्रचुर मात्रा में पुस्तकें थीं। ये चांगयांग हवेली के पुस्तकालय से कहीं बेहतर था और रुद्र को वहां कई ऐसी किताबें मिल जाती थीं जो उसे घर पर नहीं मिलती थीं, जिससे उसे दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती थी। इस समय रुद्र के हाथ में जो पुस्तक थी वह फिनिक्स महाद्वीप में पाए जाने वाले सभी जादुई जानवरों की परिचयात्मक पुस्तक थी। जादुई जानवरों की कई अलग अलग किस्में थीं, चाहे जानवर चल सकता था या उड़ सकता था। प्रजातियों की संख्या 1000 से अधिक थी। पुस्तक में यहाँ तक उल्लेख किया गया है कि अभी भी कई जादुई जानवर अनदेखे रह गए हैं, और जो जादुई जानवर जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की गहरी खाई में नहीं रहते थे, वे अंतहीन महासागर में रहते थे। यह ऐसा क्षेत्र था जहां सबसे मजबूत लोगों को भी यात्रा करने में परेशानी होती थी। जैसे ही रुद्र पढ़ाई में व्यस्त था, एक 16 to 17 साल की छात्रा अचानक दरवाजे से अंदर आई। वह लड़की असाधारण रूप से सुंदर थी और उसने अकादमी की वर्दी भी पहनी हुई थी। उसके लंबे और सुंदर बाल सावधानी से छोटी छोटी चोटियों में बंधे हुए थे, जिससे उसका चेहरा और भी अधिक खूबसूरत लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर अत्यंत अभिमानी का भाव था। उसे एक नज़र देखने से पता चलता था कि वह एक कुलीन परिवार से थी। यह महिला वास्तव में काडी कबीले की कियुलियू थी। ठाकुर कियुलियू पुस्तकालय में प्रवेश कर पुस्तक शेल्फ की ओर चला गया, फिर हाथ में पुस्तक लेकर वह पढ़ने के क्षेत्र में चला गया। उसने वहां पढ़ रहे अन्य छात्रों पर नजर डाली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेजों वाले क्षेत्र पर गई, उसने रुद्र की पीठ देखी, जिससे वह तुरंत वहीं रुक गई और आश्चर्य में वहीं खड़ी हो गई। ठाकुर कियुलियू ने रुद्र की पीठ पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों की रोशनी भावनाओं के साथ टिमटिमाना बंद नहीं कर रही थी। कुछ दिन पहले जब मैंने सोचा कि कैसे उसे पैर से पकड़कर, उसकी भलाई की परवाह किए बिना मैदान से बाहर फेंक दिया गया था, तो उसके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई। उसके लिए वह घटना एक अविस्मरणीय अपमान थी। इस बात को याद करते ही उसका चेहरा गुस्से से उबल पड़ा और फिर वह नाक से खर्राटे लेने लगी। अब किताब पढ़ने के मूड में नहीं थी। उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और दांत पीसते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गई।
रुद्रसेन, मैं तुम्हें एक दिन जरूर दिखाऊंगी। लेकिन रुद्र ने ठाकुर क्यूलियो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह पूरी तरह से उस किताब पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जिसे वह पढ़ रहा था। कोई भी पुस्तकालय में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए रुद्र ने वहां अपनी सुरक्षा बनाए रखने की जहमत नहीं उठाई। अनुराग्नि ठाकुर के पुस्तकालय से बाहर निकलने के बाद उसे तुरंत उसका दूसरा भाई रवि ठाकुर मिला, जो जंगल में अकेले अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। अनुराग्नि ठाकुर को आगे बढ़ता देख रवि ठाकुर ने अपनी हरकत रोक दी और हंसते हुए कहा, तीसरी बहन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पुस्तकालय जा रही हो? तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? अपने दिल में वह अभी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। अनुराग्नि ठाकुर उसके पास आकर मुंह बिचकाते हुए बोली, दूसरे भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम रुद्रसेन को सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे? रुद्रसेन की बात सुनते ही रवि ठाकुर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक उदास भाव आ गया। वह पिछले कुछ दिनों से नए छात्रों की प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा था, और चूंकि वह एक सेंट फोर्सलेयर के छात्र से इतने बुरे तरीके से हार गया था, इसलिए रवि ठाकुर उस याद को कभी नहीं भूल पाएगा। वह लात ही उसके अपमान की एकमात्र स्मृति थी। अनुराग्नि ठाकुर क्रोधित होकर बोली, दूसरा भाई, रुद्रसेन आज पुस्तकालय में था, हमें वहां जाकर उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस बार हम निश्चित रूप से विजेता होंगे। मेरे साथ आओ, तीसरी बहन। रवि ठाकुर दृढ़ निश्चय के साथ पुस्तकालय की ओर चलने लगा। वह किसी भी हालत में रुद्र के सामने हार स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने उस दिन अपनी हार के लिए अपनी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को संयमित रखा था, इसलिए वह रुद्र से हार गया था। इस बार महान और शक्तिशाली रवि ठाकुर हार स्वीकार नहीं करेगा। अनुराग्नि ठाकुर ने उत्साह दिखाना शुरू कर दिया। इस बार दूसरे भाई को निश्चित रूप से उस बिगड़ेल रुद्रसेन को ऐसा सबक सिखाना होगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा, उसने कहा और उसके पीछे पुस्तकालय की ओर चल पड़ी। भले ही वे दोनों संत बल की 9 परत पर थे, फिर भी वह जानती थी कि वह अभी भी अपने बड़े भाई के मुकाबले में नहीं थी। और यदि ठाकुर लियांग रुद्रसेन से हार जाती है तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। पुस्तकालय में रुद्र अभी भी अपनी पुस्तक में पूरी तरह से डूबा हुआ था। नमस्ते, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं? इस समय रुद्र की तरफ से एक तीखी आवाज आई। यद्यपि वह अपनी पुस्तक में पूरी तरह से डूबा हुआ था, फिर भी रुद्र की आत्मा बहुत मजबूत थी और वह उसे पुनः सचेत कर सकी। अपना सिर घुमाकर रुद्र ने देखा कि एक 17 to 18 साल की लड़की उसके ठीक बगल में खड़ी थी। वह अकादमी की वर्दी पहनती थी और उसके लंबे काले बाल कंधों तक लहरा रहे थे। उसकी मुस्कान परिष्कृत किंतु दयालु थी तथा उसकी आंखें रुद्र की ओर उत्सुकता से देख रही थीं। उसके चेरी जैसे लाल होठों के साथ ऐसे लोग थे जो उसके करीब आने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। यद्यपि वह केवल 17 to 18 वर्ष की थी, लेकिन उसका शरीर इतना सुडौल था कि अकादमी की वर्दी उस पर अच्छी तरह से जंच रही थी। इस समय लड़की एक मोटी किताब को अपने पास दबाए हुए थी। रुद्र ने लापरवाही से उसकी ओर देखा और फिर पीछे मुड़कर कमरे में चारों ओर देखने लगा। उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि सभी टेबलें इतनी भरी हुई थीं कि बैठने के लिए एक भी जगह नहीं बची थी। सुंदर महिला की ओर देखते हुए रुद्र ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। अपनी आंखें वापस किताब पर टिकाते हुए उसने उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई, हालांकि वह इतनी सुंदर थी। लड़की ने तल्लीन रुद्र को अजीब नजर से देखा। बैठते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, जो कोई भी उसे बात करते हुए सुनता उसे सुकून मिलता। हालांकि रुद्र ने उसकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि वह पहले से ही अपनी किताब पढ़ने में इतना व्यस्त था। उसकी आंखों में केवल किताब ही दिख रही थी। लड़की ने फिर से रुद्र को जिज्ञासा से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपनी किताब लेकर बैठ गई। वह अपनी पुस्तक को धीरे धीरे पलटते हुए बहुत सुंदर लग रही थी, हालांकि यह एक बहुत ही सरल क्रिया थी। ये शालीनता एक कुलीन व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा थी और उसके लिए उपयुक्त थी। पुस्तकालय बहुत शांतिपूर्ण था। यद्यपि वहां बहुत अधिक लोग नहीं थे, फिर भी उनमें से किसी ने कोई आवाज नहीं की, क्योंकि वे अपनी अपनी पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उसी समय एक पुरुष और एक महिला छात्र पुस्तकालय के द्वार से अंदर आए। वे भाई बहन रवि ठाकुर और अनुराग्नि ठाकुर थे। दूसरा भाई, देखो वह वही है। डी क्यूली ने रुद्र की ओर इशारा किया। रवि ठाकुर ने उस ओर देखा जहां अनुराग्नि ठाकुर इशारा कर रहा था, और निश्चित रूप से उसने एक बहुत ही परिचित शरीर की आकृति देखी। वह घृणा से देखता रहा जब वह अपना सिर ऊंचा करके और अहंकारी चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ा। अपना सिर ऊंचा करके और छाती बाहर निकालकर वह रुद्र की ओर चला और अनुराग्नि ठाकुर उसके पीछे पीछे चल रहा था। पेंग, जिस क्षण रवि ठाकुर उस मेज के पास पहुंचा जिस पर रुद्र बैठा था, उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे पहले से शांत कमरे में एक बड़ी आवाज गूंज उठी। अचानक हुए शोर ने वहां पढ़ रहे सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और एक एक करके उनकी निगाहें अपनी किताबों से हटकर रुद्र की मेज पर टिक गईं। कुछ लोगों की भौहें सिकोड़ने के अलावा अधिकांश लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीरे से अपना सिर उठाया। उसने सीधे रवि ठाकुर की ओर देखा और भारी क्रोध के साथ कहा, तुम क्या कर रहे हो? इस समय रुद्र के सामने बैठी लड़की ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं,
और वह झुंझलाहट में का रवि ठाकुर को देख रही थी, उसके चेहरे पर भी गुस्से के भाव थे। जब वह शांतिपूर्वक अपनी किताब पढ़ने में लीन थी, तब अचानक उसके कान के पास आई तेज आवाज ने उसे डरा दिया। का रवि ठाकुर ने रुद्र को तिरस्कार से देखा और घमंड से कहा, रुद्रसेन, मैं, ठाकुर लियांग, औपचारिक रूप से द्वंद्व युद्ध का अनुरोध करना चाहता हूं। क्या आप स्वीकार करने का साहस रखते हैं? का रवि ठाकुर की आवाज लाइब्रेरी की पूरी पहली मंजिल तक गूंज रही थी, मानो उसे डर हो कि कोई भी उसे सुन नहीं पाएगा। द्वंद्व। रुद्र के चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखा और उसने हल्के से कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कृपया इस क्षेत्र को तुरंत छोड़ दें। मेरे पढ़ने में बाधा मत डालो, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर सकता। यह महसूस करते हुए कि रुद्र उसे अपने बराबर नहीं देख रहा है, रवि ठाकुर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। रुद्र को घूरते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और जोर से शब्दों को निकाला, तुम हिम्मत करोगे या नहीं? जियान चेन, का रवि ठाकुर के अहंकार से क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। अपना सिर ऊपर उठाकर उसकी ओर तिरस्कार से देखते हुए रुद्र ने कहा, तुम मुझसे पहले भी हार चुके हो, तुम्हें मुझसे चुनौती मांगने का क्या अधिकार है? यहां तक कि अब भी रुद्र के स्वर में अहंकार की झलक थी जो उसने अपनी पिछली दुनिया से प्राप्त की थी। ये एक आदतन रवैया था जो किसी तरह दुर्घटनावश सामने आ गया। रुद्र की बातें सुनकर का रवि ठाकुर का सुंदर चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अत्यधिक क्रोध झलक रहा था, लेकिन उसने पुस्तकालय के शांतिवादी नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह बहुत पहले ही रुद्र पर हमला कर चुका होता। यहां तक कि ठाकुर की युली, जो अपने भाई के पास खड़ी थी, भी क्रोधित थी। रुद्र को घूरते हुए उसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तुम मेरे भाई की द्वंद्व युद्ध की चुनौती भी स्वीकार नहीं करोगे, तुम किस तरह के आदमी हो? अनुराग्नि ठाकुर की बात सुनकर का रवि ठाकुर की आंखें चमक उठी और उनमें नई ऊर्जा भर आई। यह सही है, द्वंद्व युद्ध स्वीकार न करना, यही तो कायरता है। रुद्रसेन, मैं लड़ाई के मैदान में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यदि आप मानते हैं कि आप कायर हैं, तो मत आइए। तीसरी बहन, चलो अखाड़े में चलें। इसके बाद का रवि ठाकुर ने लाइब्रेरी से बाहर निकलने से पहले रुद्र को घूर कर देखा। रुद्रसेन, बेहतर होगा कि तुम आ जाओ, अगर तुम नहीं आए तो तुम कायर हो। अनुराग्नि ठाकुर अपने भाई के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाई। रुद्रसेन, क्या ये प्रतियोगिता से नया फ्रेशमैन शासक नहीं है? ठीक ही लगता है, मैंने सुना है कि रुद्रसेन एक सेंट फोर्स लेयर पर है, लेकिन उसने कई छात्रों को हरा दिया जो एक लेयर ऊपर थे, कितना आश्चर्यजनक है। अनुराग्नि ठाकुर के जाने के बाद पूरी लाइब्रेरी में टिप्पणियों की चर्चा होने लगी। हर कोई नए शासक रुद्रसेन के बारे में टिप्पणी करने लगा था। यहां तक कि रुद्र के बगल में बैठी लड़की के चेहरे पर भी उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस घटनाक्रम से उसकी आंखें तेजी से झपक रही थीं, और यह स्पष्ट था कि उसने रुद्र के फ्रेशमैन शासक बनने की उम्मीद नहीं की थी। रुद्र ने धीरे से किताब को अपने हाथ में पकड़ लिया, उसका चेहरा देखने में भद्दा लग रहा था। ठाकुर कबीले के 2 भाई बहनों द्वारा उसे परेशान करने के बाद वह पढ़ने के मूड में नहीं रहा। इसके अलावा रुद्र के पास चुनौती जारी होने के बाद उसे स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, अन्यथा पूरी अकादमी उसे नीची निगाह से देखती। हालांकि रुद्र को वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी, वह सेन कबीले के प्रतीकों में से एक था। चूंकि उसका बड़ा भाई आसपास नहीं था, इसलिए उसे ये चुनौती स्वयं लेनी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चांगयांग वंश को कोई नुकसान न पहुंचे। साथ ही रुद्र नहीं चाहता था कि समीर का ऐसे काया भाई होने के कारण उपहास किया जाए। धीरे से अपनी कुर्सी से उठकर उसने अपने पास रखी कुछ किताबें उठाईं और उन्हें वापस बुकशेल्फ में रख दिया। जब पुस्तकें व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हो गईं, तो रुद्र पुस्तकालय से बाहर जाने लगा। उस समय पूरी लाइब्रेरी रुद्र की हरकतों पर नजर रख रही थी। अरे रुद्रसेन! जैसे ही रुद्र लाइब्रेरी के गेट पर पहुंचा, उसके बगल में बैठी महिला ने उसे आवाज दी। आश्चर्य से पलटकर रुद्र ने सुंदर लड़की को एक समान नजर से देखा। उसकी आवाज में समान स्वर सुनकर लड़की मुंह बनाने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन वह कुछ भी करने से नहीं रुकी और इसके बजाय रुद्र के पास चली गई और बोली, रुद्रसेन, क्या तुम सच में अखाड़े में उसकी चुनौती स्वीकार करने जा रहे हो? बिल्कुल, रुद्र ने सिर हिलाया। आपको वास्तव में उनकी चुनौती स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइब्रेरी ने किसी भी प्रकार की तेज आवाज पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए उन लोगों ने पहले ही अकादमी द्वारा लगाए गए नियमों का उल्लंघन कर दिया है। आप जाकर इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे सकते हैं, और वह निश्चित रूप से उन दोनों को दंडित करेंगे। लड़की ने कहा, पवित्र प्रकार अकादमी में कभी किसी ने प्रधानाध्यापक के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। ये शब्द सुनकर रुद्र ने लड़की को बेहतर नजरिए से देखना शुरू कर दिया। हल्की हंसी के साथ उन्होंने कहा, उन्होंने पहले ही चुनौती दे दी है, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और पुस्तकालय से बाहर चले गए। जैसे ही लड़की ने रुद्र की आकृति को गायब होते देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। कुछ हिचकिचाहट के बाद वह तुरंत उस मेज की ओर दौड़ी जिस पर बैठकर वह जो मोटी किताब पढ़ रही थी, उसे वापस अलमारियों में रख दिया और पुस्तकालय से बाहर मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर भागी। लड़की के चले जाने के बाद पूरी लाइब्रेरी में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, देखने के लिए एक और दिलचस्प दृश्य है।
8 सेंट फोर्स लेयर का एक नया छात्र 9 सेंट फोर्स लेयर के एक छात्र के खिलाफ लड़ रहा है। जो कोई भी इसे नहीं देखता वह मूर्ख होगा। स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक किशोर ने लाइब्रेरी से बाहर भागते हुए कहा। इन दोनों लोगों के चले जाने के बाद पुस्तकालय में पढ़ रहे कुछ अन्य छात्रों ने भी अपने हाथों में रखी पुस्तकें अलमारियों में रख दी और एक के बाद एक पुस्तकालय से बाहर निकलकर मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर भाग निकले। स्कूल का मार्शल आर्ट क्षेत्र खेल मैदान के एक कोने में बनाया गया था। इसके अंदर 5 गोलाकार मंच थे, जिनमें से प्रत्येक का व्यास लगभग 20 मीटर था। हालांकि मार्शल आर्ट क्षेत्र का अंदरूनी भाग इतना बड़ा नहीं था और उसमें केवल 100 दर्शक ही आराम से बैठ सकते थे। अन्यथा कुछ दिन पहले नए खिलाड़ियों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता खेल मैदान पर अस्थायी रूप से परिवर्तित मंच पर आयोजित नहीं की गई होती। जब रुद्र मार्शल आर्ट क्षेत्र में पहुंचा तो उसने देखा कि का रवि ठाकुर एक मंच पर अपनी दोनों बाहें मोड़े खड़ा था और उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। मंच के नीचे अनुराग्नि ठाकुर और अकादमी की वर्दी पहने कुछ अन्य छात्र खड़े थे, जो सभी गहन चर्चा में लीन थे। दूर से रुद्र को आते देख काडी लियांग, जो मंच पर खड़ा था, उस पर व्यंग्य करते हुए चिल्लाया, और यहाँ मैंने सोचा था कि तुम काय हो और आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। रुद्र ने घृणा से नाक भान सिकोड़ी और सीधे मंच पर कूद गया। वह मंच पर दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें मुझ पर 10 बार हमला करने की अनुमति दूंगा। इन 10 हमलों के दौरान मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा। रुद्र के अहंकारी शब्दों को सुनकर मंच के नीचे बैठे दर्शक सदमे में चिल्लाने लगे और धीमी आवाज में आपस में बात करने लगे। दर्शकों में कई बड़े छात्र भी थे और उनमें से कई की रुद्र के बारे में सकारात्मक राय नहीं थी। उनका मानना था कि नए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान रुद्र ने का रवि ठाकुर को केवल इसलिए हराया था क्योंकि का रवि ठाकुर बहुत लापरवाह था। का रवि ठाकुर की आंखें क्रोध से चमक उठीं। कोई भी ये बता सकता था कि रुद्र के शब्दों का मतलब ये था कि वह का रवि ठाकुर को अपने बराबर नहीं मानता था। रुद्रसेन, तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक क्रूर हो, रवि ठाकुर ने जोर देकर कहा। रुद्र ने का रवि ठाकुर को उदासीनता से देखा और जवाब दिया, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो जल्दी करें। मेरे पास तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने का समय नहीं है। का रवि ठाकुर ने घुरघुराहट के साथ व्यंग्य किया, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक सभी लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो जाते। मैं चाहता हूं कि हर कोई उस पल का गवाह बने जब मैं तुम्हें हराऊंगा। क्योंकि पिछली बार वह नए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान हार गया था, रवि ठाकुर कुछ समय से इस बात को लेकर चिंतित था, खासकर तब से जब रुद्र ने उसे लात मारी थी। उनके लिए यह एक अविस्मरणीय अपमान था। रवि ठाकुर की राय में उसे हमेशा यही लगता था कि रुद्र से हारने का एकमात्र कारण यह था कि वह बहुत लापरवाह था। इस प्रकार वह इस मौके का लाभ उठाकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था और बदले में रुद्र को बेरहमी से अपमानित करना चाहता था। धीरे धीरे मार्शल आर्ट क्षेत्र के आसपास के लोगों की संख्या बढ़ती गई और जनसंख्या भी बढ़ती रही। दूर से देखने पर अभी भी बहुत से छात्र मैदान की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। इस मैच की घोषणा स्पष्टतः का रवि ठाकुर द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई थी। कुछ ही समय बाद मार्शल आर्ट का मैदान लगभग 200 लोगों से भर गया। लगभग सभी लोग इस जीवंत दृश्य को देखने के लिए उत्साहित थे। इन लोगों के बीच का रवि ठाकुर के बड़े भाई आरव ठाकुर भी वहीं खड़े थे, उनके साथ उनकी उम्र के कुछ लोग भी खड़े थे। चौथे भाई, आप ये कर सकते हैं, बड़ा भाई आपको देख रहा है। अचानक अन्य शोरों के बीच एक परिचित गहरी ध्वनि स्पष्ट रूप से प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुई। ये सुनकर रुद्र ने पलटकर देखा और देखा कि उसका बड़ा भाई समीर मंच के नीचे खड़ा होकर उसका उत्साहवर्धन कर रहा था। रुद्र मुस्कुराया और बिना कुछ कहे समीर की ओर अपना सिर हिलाया। उसी समय किसी ने मेज पर जोर से धक्का मारा और चिल्लाया, चलो शर्त लगाते हैं, शर्त। जो कोई भी लड़ाई पर दांव लगाना चाहता है, यहाँ आओ। मैंने रवि ठाकुर पर दांव लगाया, 10 सोने के सिक्के। मैंने रुद्रसेन पर दांव लगाया है, 20 सोने के सिक्के। रवि ठाकुर पर 50 सोने के सिक्के। लोग धीरे धीरे रुद्र और रवि ठाकुर के बीच मैच के परिणाम पर दांव लगाने लगे। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर कक्षा में उपस्थित होते थे, वे भी कई महानुभावों के साथ आए थे। उनके लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए कई लोग 10 सोने के सिक्कों से लेकर 10 बैंगनी सिक्कों तक पर दांव लगा रहे थे। लगभग 80% जुआरी का रवि ठाकुर पर दांव लगा रहे थे और केवल 20% रुद्र पर दांव लगा रहे थे। रुद्रसेन पर 10 बैंगनी सिक्के। समीर ने उचित मात्रा में सिक्के मेज पर पटक दिए। मैं रुद्रसेन पर भी दांव लगाऊंगा, 10 बैंगनी सिक्के। रुद्रसेन के पीछे से एक नर्म और कोमल आवाज बोली। ये लाइब्रेरी वाली लड़की थी जो रुद्र के बगल में बैठी थी। वह स्पष्टतः एक बड़े कुल से थी। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में भव्यता भरी हुई थी, जो उसे स्वाभाविक लगती थी। जब लड़की ने रुद्रसेन पर 10 बैंगनी सिक्के दांव पर लगा दिए, तो बाकी सभी लोगों ने आश्चर्य के भाव दिखाने शुरू कर दिए। समीर रुद्रसेन का बड़ा भाई था, इसलिए उसकी शर्त को समझना आसान था। हालांकि इस लड़की ने अपना पैसा दांव पर लगाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हालांकि उनके आश्चर्य के बावजूद किसी भी छात्र ने अपना प्रश्न नहीं उठाया। प्लेटफॉर्म पर रुद्र ने रवि ठाकुर को एक अजीब भाव से देखा और कहा, हम अब शुरू कर सकते हैं, है ना?
का रवि ठाकुर के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा हुआ था और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, रुद्रसेन, आपने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की थी कि आप मुझे 10 बार हमला करने की अनुमति देंगे। बेहतर होगा कि आप अपनी बात से पीछे न हटें। एक महान व्यक्ति का वचन उसका बंधन है। रुद्र ने जवाब दिया, बस जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। टीएल, ऐसा कहने के लिए वह एक कहावत का प्रयोग करते हैं। कितना अहंकारी। हालांकि का रवि ठाकुर को रुद्र द्वारा कही गई कहावत पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन वह मोटे तौर पर इसका अर्थ समझ सकता था। बिना एक और शब्द कहे वह लड़ाई शुरू करने के लिए रुद्र पर टूट पड़ा। चूंकि रुद्र ने उसे 10 चालों की अनुमति दी थी, इसलिए वह पीछे नहीं हटा और अपनी सबसे मजबूत चालें चलने लगा। का रवि ठाकुर तेजी से रुद्र के सामने पहुंचा और अपनी मुट्ठियों से इतना जोरदार प्रहार किया कि उसकी मुट्ठियों से सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। मुट्ठी का सामना करते हुए रुद्र ने केवल एक कदम पीछे लिया और मुट्ठी को संपर्क करने से पहले ही उसे अपने से दूर रुकने दिया। कितना करीब, थोड़ा और होता तो उसे चोट लग जाती। यह रुद्रसेन बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकता। जैसे ही द्वंद्व शुरू हुआ वह लगभग मारा गया। यदि उनमें से कोई भी मुक्का सही बैठता है तो मुझे डर है कि वह मामूली क्षति के साथ बच नहीं पाएगा और विजेता पहले ही स्पष्ट हो जाएगा। इस रुद्रसेन की किस्मत बहुत अच्छी है जो वह इस तरह से चकमा दे गया। अखाड़े में मौजूद हर व्यक्ति ने सोचा था कि रुद्र केवल भाग्यशाली था कि उसने रवि ठाकुर की मुट्ठी को चकमा दे दिया था, और इसलिए केवल कुछ पर्यवेक्षकों को ही सच्चाई का एहसास हुआ था, जिसके कारण उन्होंने रुद्र को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया।